हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाल चाल कैसे हैं आप सब लोगों के? हाल चाल बढ़िया है। हाँ जी भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास हमारी क्रिमिनल लॉज की नेक्स्ट क्लास है हमारी। और आई होप लास्ट क्लास वाला आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। मैं बार बार आके हर क्लास में यही पूछता हूँ आप लोगों से कि आप लोग रिवाइज करे हो कि नहीं करे हो, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, चैप्टर लेंदी है और ऐसा ना हो कि आप आगे पढ़ते जाओ और पुराना भूलते जाओ, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो रिवाइज तो करना पड़ेगा। चलिए आगे स्टार्ट करें। लास्ट क्लास का समझ आ गया था। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या करा था, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बातें करी थी, ठीक है? लास्ट क्लास में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीएनएस के बारे में बात कर ली थी कि कैसे कैसे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन 3, और साथ में हमने बात करी थी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की, जो कि सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 5, और उसके बाद सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 भी हम लोग ने देख लिया था। तो वहां से हमारा ज्यूरिसडिक्शन का टॉपिक ओवर हो गया था। और ज्यूरिसडिक्शन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि ये लॉ अप्लाई कहाँ होता है, तो आपको समझ कैसे कुछ आएगी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है वो है आपका फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, की व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि भाई ये कौन से ऐसे एक्ट हैं, कौन से ऐसे ओमिशंस है जो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? ठीक है, समझ आती है? तो भाई हमको ये देखना है कि भाई एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या मतलब, एक क्राइम को बनाने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर मिस होता है ना, तो क्राइम होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ठीक है? सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, ठीक है? देख, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई एलिमेंट मिस भी है तो भी क्राइम हो जाता है। मगर मेनली अगर देखा जाए, जनरली अगर देखा जाए, तो इन सभी एलिमेंट्स का होना जरूरी है टू कंस्टिट्यूट एनी ऑफ द एक्ट और ओमिशन एज अ क्राइम, ठीक है? क्लियर है? तो अभी कौन कौन से एलिमेंट्स है देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, क्राइम इज एन एक्ट। क्राइम क्या है भाई साहब? एक एक्ट है, ठीक है? और ओमिशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है? ये तो हम लोग को पता है, एक्ट का मतलब क्या, ओमिशन का मतलब क्या, ये मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। तो क्राइम इज एन एक्ट और ओमिशन ऑफ एन एक्ट विच कॉजेज हार्म, ठीक है? विच कॉजेज हार्म किसको सर? टू द सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल, एंड कॉजेज डिस्टर्बेंस एंड पैनिक इन द सोसाइटी। यही क्राइम होता है क्या? यस सर, ऐसा एक्ट हम करते हैं या कोई ओमिशन ऑफ एक्ट कर देते हैं जो कि हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है किसको? सोसाइटी एज अ होल। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो परेशान होता है, पूरी सोसाइटी एज अ होल परेशान होती है, सबको इंजरी होती है। एंड कॉजेज डिस्टर्बेंस एंड पैनिक इन द सोसाइटी, ठीक है? सब घबरा से जाते हैं, ठीक है? तो वही क्राइम है। सच एन एक्ट इज पनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉज। हमको पता है सर, ये ऐसे एक्ट पनिशेबल होते हैं कहाँ पे? क्रिमिनल लॉज में। और हमारा कौन सा क्रिमिनल लॉज है जो पनिश करता है सर? वो है बीएनएस। क्रिमिनल लॉ केम एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्राइम इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर सर क्राइम नहीं होगा तो क्रिमिनल लॉ की कोई जरूरत है बताइए? अगर क्राइम नहीं है, अगर सोसाइटी में सब लोग आराम से चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो एक बात मुझे बताओ, क्या क्रिमिनल लॉस की कोई भी जरूरत है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अगर प्यार मोहब्बत से सब रहने लग जाएं तो क्या सर हमको लॉज की, कानून की आवश्यकताएं हैं? द आंसर इज नो सर। क्राइम होते हैं तभी हमको कानून चाहिए, और तभी हमारे लिए क्रिमिनल लॉज को बनाया गया हुआ है। इट प्रोवाइड्स प्रोविजंस, कौन? क्रिमिनल लॉज प्रोवाइड्स प्रोविजंस एंड रूल्स रिगार्डिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस। ये हम लोग को पता ही है, अलग अलग सेक्शंस है हमारे पास, प्रोविजंस है, हम लोग उसको पढ़ते हैं और जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, डील करते हैं किसको? क्रिमिनल एक्टिविटीज को। क्लियर है? आइए देखिए, लिखा है देयर आर फोर। अब जा रहे, स्टार्ट कर दे। देयर आर फोर एलिमेंट्स विच रिक्वायर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट लिखा है, विच रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, ठीक है? क्राइम का होने के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फोर एलिमेंट्स लिखे हैं। द नंबर वन इज ह्यूमन बीइंग। द नंबर वन इज ह्यूमन बीइंग। इंसान का होना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग का मतलब समझ आता है क्या? ह्यूमन बीइंग में जानवर भी आएंगे क्या? क्या जानवर भी आएंगे? आप रास्ते से जा रहे थे, पीछे से बैल आई, पीछे से बैल ने आपको, आपका सींग मार दिया, आपको नुकसान हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, आपके सर में चोट हो गई, आप पागल हो गए। क्या आप उस बैल के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो कि भाई साहब इस बैल को जेल में डालो? बताइए भाई, क्या भैंस के अगेंस्ट केस हो सकता है? क्या भैंस को पनिशमेंट होगी? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो।
ह्यूमन बीइंग लिखा है सर, एनिमल्स नहीं आते इसके अंदर, समझ आ रही है? कौन आएगा? ह्यूमन बीइंग्स, जीता जागता इंसान आएगा इसके अंदर, जीता जागता इंसान आएगा। मतलब ह्यूमन बीइंग का मतलब मैं बोल दे रहा हूं ऐसा इंसान हु इज केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, केपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड, ठीक है, जिसको पनिशमेंट हो सके। आप केपेबल कैसे हो सकता है? द पर्सन शुड बी मेंटली, द पर्सन शुड बी मेंटली और फिजिकली फिट फॉर कन्विक्शन। द पर्सन शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, दोनों होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली फिट होना चाहिए। किस लिए? फॉर गेटिंग कन्विक्टेड, फॉर कन्विक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान आएंगे, समझ आ रही है? जानवर एंड ऑल मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स इसमें नहीं आएंगी। ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान, ठीक है, क्लियर है? अभी आगे ह्यूमन बीइंग के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे वहां पे। नेक्स्ट आपका आ रहा है मेंसरिया होना बहुत जरूरी है सर। नेक्स्ट क्या है? मेंसरिया। मेंसरिया मतलब सर गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। गिल्टी इंटेंशन होना बहुत बहुत जरूरी है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, ठीक है। बहुत से ऐसे एक्ट होते हैं कि हो जाते हैं मगर आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं होती है। बहुत से ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती गलत करने की, ठीक है, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है मगर वो हो जाता है, ठीक है। तो सर उसको भी हम क्राइम नहीं मानते, उसको भी क्राइम की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं। इसके बारे में भी आगे मैं पढ़ाऊंगा। मेंसरिया का टॉपिक, अभी जितने भी पॉइंट्स है ना सबका सेपरेट टॉपिक है, अभी आगे डील करने जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं अभी। नेक्स्ट आपका एक्टस रियस, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी होना भी जरूरी है। देखिए फिजिकल एक्टिविटी और सम अदर एक्शन, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी होना जरूरी है। सिर्फ अब आप इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो, आप मेंसरिया में बोल रहे हो गिल्टी इंटेंशन भी है, आपके अंदर इंटेंशन है कि भाई मैं सामने वाले का कत्ल कर दूंगा, मगर आपने कत्ल नहीं किया, अगर आपने कत्ल नहीं किया तो क्या भाई मर्डर के चार्जेस में अंदर डाल दिया जाए आपको? हाँ, सिर्फ आपने सोचा है, सिर्फ आपकी इंटेंशन है मारने की सामने वाले को, ठीक है, आपने मगर कुछ करा नहीं, तो क्या आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए? नहीं सर, देयर शुड बी सम एक्ट, कोई फिजिकल एक्टिविटी होना भी जरूरी है। तो एक्टर्स रियस का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और आपको बता दूं ये थर्ड पॉइंट मेंस रिया और एक्टर्स रियस ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इन दोनों का होना साथ साथ जरूरी है। अगर गलत इंटेंशन है तो साथ में एक्ट भी होना जरूरी है। सिर्फ मेंस रिया है, एक्ट नहीं हुआ तो भी क्राइम नहीं बनता। अगर एक्ट आपने करा मगर कोई आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, तो सर वहां पे भी क्राइम नहीं बनता, मगर सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आगे डील करेंगे, मगर जनरल पॉइंट यही है, मतलब दे गो टुगेदर, हैंड इन हैंड, इनका साथ साथ चलना जरूरी है। नेक्स्ट आपका है इंजरी भी होनी चाहिए सर, इंजरी भी होनी जरूरी है। इंजरी अगर नहीं हुई तो फिर कैसे भाई, किस बात का भाई सजा? ठीक है, देयर शुड बी सम फिजिकल इंजरी और सम मेंटल शॉक और इंजरी टू द प्रॉपर्टी और सम एनिमल्स, ठीक है। इंजरी नुकसान भी होना चाहिए, ठीक, ठीक है, नुकसान भी होना जरूरी है, तभी काम बनेगा। अब इंजरी कोई भी हो सकती है, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है। आपने किसी को मुक्का मारा तो ऑब्वियस बात है फिजिकली इंजरी हो गई, ठीक है। आपने चार लोगों के सामने किसी को डिफेम किया, बेइज्जती करी, तो सर क्या पता उसकी मेंटल इंजरी हो गई। आप किसी के घर गए, उसका घर जला दिया आपने, बताइए भाई, घर जला दिया तो सर क्या हो गया? इंजरी टू द प्रॉपर्टीज हो गई। किसी का जानवर है, आपने जाके उसको गोली मार दी, उसका गला काट दिया जानवर का, एनिमल को इंजरी हो गई बंदे की, समझ आ रहा है? तो इंजरी भी होना जरूरी है। तो ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं, द नंबर 1, द नंबर 2, द नंबर 3 एंड द नंबर 4, जिनका होना जरूरी है, तभी मानेंगे कि भाई साहब क्राइम हुआ है, समझ आ रही है कि ऑफेंस हो चुका, समझ आ रहा है इतना? क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं एक एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया है और आपको समझ भी आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, इंसान, ह्यूमन बीइंग। देखिए द वर्ड ह्यूमन बीइंग इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को कहीं डिफाइंड नहीं किया गया है पूरे के पूरे बीएनएस में। हाँ, मैन की डेफिनेशन है, मैन कौन होता है, विमेन क्या होती है, उसका डिफाइन कर दिया है, मगर कहीं भी ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन नहीं है। तो भाई हम मैन और वेमेन इनको ही लेके चलते हैं, ठीक है, इनको लेके चलते हैं जो डिफाइन करा गया है। मैं तो सीधा से बोलता हूँ कोई भी लिविंग पर्सन है, ठीक है, कोई भी लिविंग पर्सन है वही आपका ह्यूमन बीइंग है आपका। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एलिमेंट ऑफ द क्राइम इज दैट इंजरी मस्ट बी कॉज्ड बाय, ये बाय इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंजरी मस्ट बी कॉज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग से होना, ह्यूमन बीइंग से, तो लिविंग पर्सन से होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। पहला तो क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज बोलेंगे, क्लॉज, सबसेक्शन नहीं बोलेंगे यहाँ क्या बोलेंगे, क्लॉज 26 ऑफ द, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है, ठीक है, ऑफ बीएनएस द टर्म अ पर्सन को डिफाइन करा गया। पर्सन में कौन कौन आएगा, द पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था पर्सन का मतलब क्या होता है। देयरफॉर इवन अ ट्रस्ट, एन एनजीओ एंड अ कंपनी कैन ऑफेंस एंड हैज दे आर पनिशेबल एज वेल। तो देखिए भाई, अब ह्यूमन बीइंग में मतलब ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्मल इंसान आएंगे, पर्सन भी, मतलब पर्सन का मतलब कोई भी इंसान हो सकता है, साथ साथ कंपनीज भी हो सकती है, एओपी, बीओआईज, आपका ट्रस्ट हो गए, एनजीओ हो गए, सब आ जाएंगे। समझ आ रहा है, सब के सब आ जाएंगे, इनको भी इंक्लूड करा गया है। अभी आगे आएगा, अभी आगे टॉपिक आएगा, कॉर्पोरेट्स का भी टॉपिक आएगा, कंपनीज एंड मेंसरिया का भी लिंक आगे आएगा, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर कंपनी अगर कोई क्राइम कर रही है, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कंपनी नहीं फंसेगी, ठीक है, कंपनी भी इसके अंदर फंसती है, ठीक है। मगर उसके बारे में मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा कि कब कब कंपनी को हम क्राइम की डेफिनेशन में या इसके अंदर ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। बस ये मान के चलना, कंपनी भी, ऐसा नहीं कि कंपनी क्राइम नहीं कर सकते, कंपनीज भी होती है, कंपनी को भी बोला जाता है कि भाई साहब कंपनी भी क्राइम कर सकती है। आगे, इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन क्रिमिनल लॉज वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ रेट्रिब्यूशन ऑफ पनिशमेंट्स इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स ऑल्सो। अच्छा भाई, पहले के जमाने की बात कर रही है, एंशिएंट टाइम्स में, पहले के जमाने में क्या होता था कि जानवरों को भी सजा होती थी, ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता कि जानवरों को भी सजा होती थी, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं। देखिए लिखा है, बट नाउ अडेज इफ एन एनिमल कॉजेज इंजरी वी डोंट होल्ड द एनिमल्स लाइबल बट ओनर आर लाइबल फॉर द इंजरी। ये आपने टॉट में पढ़ा होगा, टॉट में, ठीक है, टॉट्स में आपने पढ़ा होगा कि आज की डेट में अगर जैसे आपने पढ़ा होगा डॉग एंड ओनर, डॉग एंड ओनर होता है ना, कि अगर भाई किसी का कुत्ते ने किसी को काट लिया तो भाई साहब डॉग को पनिशमेंट नहीं हो रही, ओनर को सजा मिलती है, ठीक है, ओनर लाइबल होता है, ये आपने टॉट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा। मगर मेरा बस सिंपल से मतलब यहाँ पे ये है, ये बोलने का मतलब है इन शॉर्ट कि भाई एनिमल्स को हम ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में नहीं ले रहे और उनको कोई सजा नहीं होगी अंडर द क्रिमिनल लॉज, इतना बस आप माइंड में क्लियर रखोगे। यस सर, ह्यूमन बीइंग में इंसान आ जाएंगे, उसके बाद ये सर कंपनीज एंड ऑल ये सब आ जाएंगी जो भी आर्टिफिशियल बॉडीज है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब देखो, मैं आपको एक तरह से बता दे रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग का मतलब एक तरह नॉर्मल इंसान है वो तो आएगा ही आएगा, मगर साथ में जो भी आर्टिफिशियल बॉडीज हैं उनको भी हम लेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल या जुडिशियल बॉडीज जो भी आपकी है, जुडिशियल पर्सन ले लो या आर्टिफिशियल पर्सन ले लो, इनको हम कहाँ लेंगे, ह्यूमन बीइंग में इंक्लूड करके चलते। समझ आ रहा है, क्लियर है, बोलिए भाई क्लियर है। तो यही आपका ह्यूमन बीइंग के बारे में। नेक्स्ट जो अब आपका टॉपिक है, मेंसरिया जो एलिमेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और इसमें पूरा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो दो एलिमेंट मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेंसरिया और एक साथ में एक्टस रियस, ठीक है, इनको साथ साथ में पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है। अगर ये आपको समझ आ गया तो भाई साहब पूरे डाउट आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है ये। मेंसरिया का मतलब क्या होता है सर, गिल्टी इंटेंशन हो गया, एविल इंटेंशन आपका हो गया, ठीक है, गलत इंटेंशन जो आपका हो रही है उसको बोलते हैं मेंसरिया, ठीक है। देखिए क्या लिखा, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम इज मेंसरिया, द और इविल इंटेंट बोलो या तो गिल्टी माइंड बोलो, ठीक है, गिल्टी माइंड बोलिए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पीनल लाइबिलिटी, अगर आप चाहते हैं कि भाई पीनल लाइबिलिटी आपको हो, इज कंटेन्ड इन द लैटिन मैक्सिम, एक लैटिन मैक्सिम दिया है, क्या क्या दिया लैटिन मैक्सिम, एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, ठीक है, क्या बोल रहा है, actus non facit reum nisi mensit reum, मतलब an act itself is not a crime, सिर्फ आपने खाली एक्ट किया है, कुछ करा है तो वो क्राइम नहीं बोला जाता, अनलेस अनलेस जब तक इट इज अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। लो भाई, जब तक गिल्टी इंटेंशन ना हो पीछे उस एक्ट के, तब तक किसी भी एक्ट को हम, तब तक किसी एक्ट को हम क्राइम नहीं बोलते हैं। समझ आ रही इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, अगर कोई भी चीज आप करे हो, ठीक है, कोई भी एक्ट अगर आपसे हो गया तो उसके पीछे गिल्टी इंटेंशन अगर है तभी मानेंगे सर यहाँ पे क्राइम एंड ऑल हो रहा है। मगर इन जनरल अगर कोई नॉर्मल एक्ट आपने किया मगर आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, तो क्राइम नहीं होता। मगर मैं फिर से अगेन बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, ये जनरल रूल है। जनरल पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है देन देयर इट शुड बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी इंटेंशन। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बात बताइए,
दो दोस्त हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं खाली बैठे थे और बोलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। तो एक दोस्त बोलता है मैं गोलकीपिंग करता हूँ, एक को बोलता है तू पेनल्टी शूट ले। ठीक है, तो एक फ्रेंड क्या कर रहा है, गोलकीपिंग पोस्ट पे खड़ा हो गया, ठीक है, और एक पेनल्टी शूट ले रहा है। अब जब पेनल्टी शूट लिया तो बहुत तेजी से फुटबॉल को मारा है शूट के लिए, और बॉल जाके सीधा दूसरे दोस्त जो पेनल्टी वो जो गोलकीपिंग कर रहा था उसके सर पे लगी। उसके कहाँ पे लगी, उसके सर पे लगी, या उसके भाई चेस्ट पे जहाँ पे हार्ट है वहां पे लगी, या बहुत तेज पेट में लगी, मतलब किसी भी बॉडी के शरीर में कहीं भी बॉडी में लगी उसके बहुत तेज। वहीं के वहीं वो गोलकीपर जो दोस्त था वहीं के वहीं गिर गया और वहीं के वहीं उसकी डेथ हो गई। बताइए भाई, अब जिसने पेनल्टी शूट लिया है, जिस दोस्त ने लिया है, उसको क्या उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए कि भाई साहब तुमने जान ले ली, तुमने मर्डर कर दिया है, या उसको 14 साल की सजा दे दी जाए? बताइए भाई क्या करा जाए? आप बताइए, आप क्या करा जाए, आप लोग बताओ क्या करा जाए? एक्ट तो हुआ है, फुटबॉल तो मारी है, फुटबॉल लगी भी है, क्या सर गिल्टी इंटेंशन थी यहाँ पे? क्या उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए? क्या उसने मर्डर कर दिया सर? बताइए क्या कर दिया, आप लोग बताइए। समझ आ रहा है क्या यहाँ पे मैंसिलिया थी? क्या उसकी इंटेंशन थी जान से मारने की बंदे की? क्या उसकी जान से मारने की इंटेंशन थी? द आंसर इज नो। तो क्या इस एक्टिविटी को हम क्राइम बोल दे क्या? द आंसर इज नो, ये नहीं बनेगा क्राइम। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, बहुत से दोस्त आप लोग आपस में जाते होंगे, एक दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ जाते होंगे पढ़ाई करने, जाते होंगे, ठीक है, तो भाई जाते हैं तो भाई अपना वीडियो लेक्चर्स हम लोग को देखने होते हैं सर। क्यों भाई लेक्चर्स देखने? हाँ भाई माधव सर के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम मैं नहीं आप लोग क्या करोगे कि भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर गया, अपना लैपटॉप बैग एंड ऑल लेके सब कुछ गया। क्लियर है? अब जो दोस्त लैपटॉप लेके गया है उसका लैपटॉप थोड़ा पुराना है, जो दोस्त के घर गया है उसका लैपटॉप थोड़ा नया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया हो चाहे पुराना हो, वीडियो लेक्चर्स चलने चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स आराम से देखिए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ करी, पढ़ाई लिखाई हो गई। अब जो दोस्त घर में आया था वो बोलता चलो भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस, अपना पैकिंग एंड ऑल करता है और लैपटॉप एंड ऑल डाल लेता है, ठीक है, और वहां से निकल जाता है। क्लियर है? मगर होता क्या है, गलती से उससे क्या हो जाता है, जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में क्या हो जाता है, वो अपने लैपटॉप के बजाय अपने दोस्त का जो नया लैपटॉप था वो अपने बैग में डाल के चला गया। गलती से चला गया, जल्दबाजी में निकलना था भाई, डाला और लेके भाग गया, क्योंकि लैपटॉप दोनों सेम कंपनी के थे, सेम ब्रांड के थे, सेम डिजाइन था, सेम कलर था। होता है, दो दोस्त हैं, गहरी दोस्ती है भाई, सेम लेंगे चीजें। समझ आ रही है? तो लेके चला गया। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या उस दोस्त के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे? क्या एक्ट तो हुआ है, एक्टिविटी तो हुई है भाई साहब, क्या उसकी गिल्टी इंटेंशन थी? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी गिल्टी इंटेंशन थी या नहीं थी? क्या उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, थेफ्ट का सेक्शन लगा दिया जाए उसके ऊपर, हाँ, और कोर्ट में खींच के लेके चला जाए? बताइए, तो क्या यहाँ पे मेंसरिया है, गिल्टी इंटेंशन है, तो क्या क्राइम मानेंगे हम? द आंसर इज नो, गिल्टी इंटेंशन नहीं है यहाँ पे सर, गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। समझ आ रही है? बोलो भाई। अच्छा, दो दोस्त हैं, और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत है सर, एग्जाम्पल बहुत है, कमी नहीं है। दो दोस्त है, ठीक है, अब भाई साहब दो दोस्त हैं आपस में घर में बैठे हुए हैं, एक एक दूसरे घर में आया हुआ है। अब जिसके घर में बैठे हैं उसके पापा भाई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, पिस्टल्स एंड ऑल रखी रहती है कबर्ड्स में। अब भाई दोस्त ने बोला चलो भाई गलत एक काम करते हैं, पापा की पिस्टल है, निकाल के फोटो शूट कराते हैं थोड़ा। हो सकता है, हो सकता है फोटो शूट करा रहे भाई पिस्टल लेके, भाई साहब अपनी भौकाली झाड़ रहे थोड़ा कि ये है वो है, ठीक है, तो पिस्टल लेके क्या कर रहे थे, शूटिंग करा रहे, कैमरे से फोटोज एंड ऑल ले रहे हैं। मगर गलती से क्या हुआ, पिस्टल का ट्रिगर दब गया। अब उनको लगा कि भाई साहब ये खाली है मैगजीन, ठीक है, उसने भाई ऐसे ऊपर करने के चक्कर में, ऐसे करने के चक्कर में, ऐसे करने के चक्कर में क्या करा, ट्रिगर दब गया। और ट्रिगर दब गया, सामने दोस्त दूसरा खड़ा था और उसको गोली लग गई, हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, कहीं पे भी लग गई। क्या करा जाए बताइए अब, क्या करा जाए, क्या करा जाए, बताओ? क्राइम हो गया क्या? क्राइम है क्या? इंटेंशन थी गोली मारने की? क्या इंटेंशन थी, क्या गिल्टी इंटेंशन थी गोली मारने की? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आ रहा है समझ? क्लियर हो रही है चीजें? हाँ, तो मतलब गिल्टी इंटेंशन और एक्टिविटी जो एक्ट है दोनों साथ में चलेंगे, दोनों का होना जरूरी है। सिर्फ एक्ट इटसेल्फ इज नॉट अ क्रिमिनल गिल्टी। समझ आती है? इट शुड बी accompanied विद द
mens rea or with a guilty intention. I hope clear होगा इतना. आगे बढ़िए. The intention and the act देखो लिखा है both concur to constitute the. दोनों का होना जरूरी है. दोनों का होना जरूरी है. आगे आइए. आगे आइए क्या बोल रहा है. आगे आइए क्या बोल रहा है. एवरी क्राइम रिक्वायर्स अ मेंटल एलिमेंट. ऑब्वियस सी बात है. एवरी एक्ट, क्योंकि भाई कोई भी क्राइम अगर आप कर रहे हो तो भाई मेंटल एलिमेंट तो चाहिए. हाँ, बिना सोचे समझे तो भाई बिना आइडिया आए बिना दिमाग में आए तो कुछ होता ही नहीं है. मेंटल एलिमेंट रिक्वायर होता है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. और क्रिमिनली अगर आपको किसी को लाइबल ठहराना है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि there should be some mental element present at the time of the commission of the crime. समझ आ रहा है. at the time of commission of some act. क्लियर है. it is the attitude of mind. It is the attitude of mind which accompanies and directs the conduct which results in the actus rea. देखो भी attitude of mind. देखिए सब अलग अलग लाइन लिखी है बस मतलब सबका एक सेम है. एटीट्यूड ऑफ माइंड के माइंड का एटीट्यूड किस तरीके से था. which accompanies and directs the conduct which results in the actus reus. की माइंड किस तरीके से चल रहा था पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए. ठीक है, तो वो होना जरूरी है. क्या भाई जानबूझ के किया गया है या भाई कोई चीज गलती से हो गई. देखो एक्ट तो हो गया है. एक्ट तो हो गया. जो मैंने एग्जांपल्स आपको फुटबॉल वाला बताया, लैपटॉप वाला बताया, सब में देखो एक्ट तो हो गया है मगर उसके पीछे माइंड में क्या चल रहा था ये चीज जानना जरूरी है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम. द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम. ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब कोई अगर बता दे तो मजा आ जाएगा. इसका मतलब कोई अगर बता दे तो मजा आ जाए भाई. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है. क्या बोल रहा है. द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जज्ड फ्रॉम द एक्ट. ये क्या बोल रहा है. ये जरा वो लाइन बता दो एक बार. द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जज्ड बाय द एक्ट. मतलब एक्ट को हम जज नहीं कर पाते हैं. या एक्ट को हम नहीं जज करते हैं या एक्ट का जजमेंट नहीं होता है फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर. सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा था और कोई एक्ट किया गया है वो हमको पता नहीं चल सकता. ठीक है. बट द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर. बट माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर जज. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी अगर एक्ट हुआ है उससे हम पता लगाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था. सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था वो कैसे पता लगता है. एक्ट से. जो काम किया गया है उससे हम पता लगाते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था. सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और उससे क्या एक्ट हुआ है ये पता नहीं लगता. एक्ट से पता चलता है. अब सामने वाले इंसान ने कोई एक्ट कर दिया तो उस एक्ट से हम पता करते हैं कि उसने क्या 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 चीजें करी. उससे हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई इसके सामने वाले की इंटेंशन क्या थी. समझ आ रही है. एक्ट को हम नहीं जज करते किसी के सामने. अब सामने के दिमाग में क्या चल रहा है कोई पता ही नहीं है. समझ आ रही है. तो एक्ट से पता चलता है. सामने वाले की हरकतों से पता चलता है कि इसके दिमाग में क्या था. एग्जाम्पल देता हूँ सुनो. एग्जाम्पल देता हूँ सुनो. सुनो. तीन दोस्त थे. बहुत ध्यान से सुनना. थ्री बॉयज ए बी और सी. तीन दोस्त हैं ए बी सी. इन तीनों की दुश्मनी थी एक दूसरे लड़के से. वो है डी. इन तीनों की क्या थी. दुश्मनी थी. इन तीनों ने प्लानिंग एंड ऑल करी जो भी है कि भाई साहब आज इसका क्या करेंगे. आज इसको अच्छे से मारेंगे पीटेंगे जो भी है. ठीक है. ये तीनों इसको एक बार रास्ते में पकड़ लेते हैं और इसको हिट करते हैं. ठीक है. और हिट कहाँ कर रहे हैं. मिस्टर डी को हिट कहाँ कर रहे हैं. ऑन हिज लेग्स रिपीटेडली. समझ आ रहा है. इसके लेग्स पे मारते हैं. पैरों पे मारते हैं. ठीक है. इसको पकड़ते हैं रास्ते में और इसको मारते हैं कहाँ पे. पैरों में. डंडे लेके आए और डंडे से मारा. ठीक है कि भाई साहब आज इसके बहुत ज्यादा नाटक करता है इसको आज अच्छे से मारेंगे. मगर तीनों को तीनों लड़के ने इसके पैरों में मारा है. डंडा लिया है और डंडे से पैर में अच्छे से मार रहे हैं. समझ आ रहा है. क्लियर है. इतना समझ आता है. मगर होता क्या है सर. बट डी
क्या हो गया? डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। तो भाई डी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, 3 लोग आ गए, मारना पीटना शुरू कर दिए और अच्छे से उसके पैरों में मारा। क्या पता उसको ऐसा लग गया हो, फील हो गया हो कि भाई साहब अब मैं शायद कभी जिंदगी में चल ना पाऊं, मेरी तो भाई एकदम हड्डियां तोड़ दी इन्होंने, जो भी है। और उसको वहीं के वहीं हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो जाती है वहीं के वहीं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग एक बात बताओ। देखिए भाई, क्राइम तो हुआ है, क्राइम तो इतना मैं मान रहा हूं हो गया है, क्राइम तो हो गया, मगर अब ये समझ नहीं आ रहा क्राइम कौन सा हो रहा है यहाँ पे। क्राइम तो हो गया, मगर अब ये देखना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि इनके माइंड में क्या चल रहा था लोगों के। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या सर ये मिस्टर ए बी सी जो तीनों हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा था? क्या इनकी इंटेंशन मिस्टर ए बी सी की जान से मारने की थी या नहीं थी? मुझे एक बात बता दो, इन तीनों के माइंड में बताओ क्या चल रहा था माइंड में। कि एक्ट तो हो गया, एक्ट आपके सामने दिखा दिया मैंने। एक्ट क्या हुआ? रिपीटेडली उसके पैरों मारा गया, एक्ट इन्होंने ये किया है, मगर डेथ कॉन्सिक्वेंसेज को क्या हुआ? डेथ हो गई, ठीक ही। अब मुझे एक बात बताओ, इनके माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में क्या चल रहा था? क्या इनके माइंड में ये चल रहा था कि जान ले ली जाए? अगर जान लेनी होती तो भाई वो जो स्टिक डंडा लेके आए थे सीधा सर पे मारते, काम खत्म हो जाता। आप बताइए, सर पे सीधा मारते काम खत्म हो जाता ना वहां पे। बताइए, तो क्या इन्होंने सर पे मारा डायरेक्ट? इन्होंने तो पैर पे मारा, इन्होंने छुआ भी नहीं सर, इन्होंने पैर पे मारा। हाँ, सामने वाले को भाई सदमा लगा और उसकी वहीं के वहीं डेथ हो गई। तो क्या भाई इनके मर्डर के चार्जेस पे इनको ले जाए? बताइए भाई, क्या इनको मर्डर के चार्जेस पे सजा कराई जाए? बताइए, बताओ। सर क्राइम तो हुआ है, क्राइम तो मैं बोल रहा हूँ हुआ है, क्राइम तो हो गया। अगर क्राइम कौन सा हुआ है, क्राइम कौन सा हुआ है बताइए, जरा जरा बताइए मुझे। लाइन क्या लिखी थी वहां पे? लाइन क्या लिखी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सुनिए, लाइन क्या लिखी थी? द एक्ट इज जज्ड नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर। एक्ट को हम जज नहीं करते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, मगर माइंड ऑफ द रॉन्ग डूअर इज जज फ्रॉम द एक्ट। अब एक्ट क्या हुआ है? लेग्स पे रिपीटली मारा जा रहा है, तो इससे हम सामने वाले की क्या समझेंगे? उसकी इंटेंशन क्या थी? उसकी इंटेंशन ये थी कि इसका भाई पैर तोड़ दिया जाए, सही से चल ना पाए, जो भी है, ये पैर को नुकसान पहुंचाना था। क्या उनकी इंटेंशन इसकी जान लेने की थी? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो क्या सर इसको मर्डर के चार्जेस में कर दिया जाए अंदर? बताओ भाई, क्या इसको मर्डर के चार्जेस में अंदर कर दिया जाए? तो क्या इसको हम मर्डर बोल दे? क्या इसको हम मर्डर बोल दे? बताइए भाई, द आंसर इज नो। क्या ये मर्डर मानेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि मर्डर में क्या होता है ना, मर्डर में क्या होता है, मर्डर में दो चीजें होती हैं। पहला तो डेथ प्लस इंटेंशन होना जरूरी है। डेथ, इंटेंशन। पिस्टलाइज, मारने के लिए आए सामने को, लोड करी और मार दिया। इंटेंशन थी मारने की और सामने वाले को मार दिया, सामने वाले की डेथ हो गई, मर्डर। ये मर्डर है, समझ आ रहा है? मगर यहाँ पे मर्डर नहीं हो रहा। यहाँ पे पता है क्या ऑफेंस होगा? यहाँ पे ऑफेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉजिंग ऑफ इंजरी तो हो रही है, कॉजिंग ऑफ इंजरी तो हो रही है, मगर विदाउट इंटेंशन हो रही है। कैसी हो रही है? विदाउट। क्या इंटेंशन थी? क्या इंटेंशन थी बताइए भाई? क्या इंटेंशन थी मौत के घाट पहुंचाने की? नहीं सर, मगर हो गया। मगर इंटेंशन यहाँ नहीं थी। इसको बेटा बोलते हैं, एक ऑफेंस का नाम है कल्पेबल होमिसाइड। समझ आ रहा है? इसको बोला जाता है कल्पेबल होमिसाइड। ये वाला ऑफेंस आएगा, ये उसके अंदर इन लोग फंसेंगे। समझ आ रहा है? ये उसके अंदर फंसेंगे, मर्डर के अंदर नहीं फंसेंगे। तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि एक्ट से हम सामने वाले के माइंड को जज करते हैं कि उसकी इंटेंशन कैसे थी। अब कल्पेबल होमिसाइड के अंदर बताया क्या होता है? एक्ट तो होता है, एक्ट तो होता है, और ऐसा एक्ट होता है विच लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसा एक्ट है कि डेथ भी हो सकती है, मगर मगर कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। मतलब मे और मे नॉट है यहाँ पे, मे और मे नॉट कॉज डेथ। तो इस मतलब देयर इज एम्बिग्विटी। यहाँ पे क्या है? एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन होती है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। समझ आता ही होता है कल्पेबल होमिसाइड। मगर भाई मर्डर में तो सीधा सीधा है, डेथ भी हो रही है और साथ साथ इंटेंशन भी थी। समझ आ रही है? तो कौन से चार्जेस में ये जाएंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर
कोर्ट भी देखेगा कि भाई सामने वाले की इंटेंशन क्या थी। तो कोर्ट कैसे पता चले करेगा कि सामने वाले की इंटेंशन क्या थी, कैसे पता करेगा सर? उनके एक्ट से पता करेगा कि भाई साहब उन्होंने क्या करा है लगातार। तो अब भाई क्या पता कैमरे लगे हों, कैमरे में कैप्चर हुआ कि भाई लड़कों ने एक बार भी सर पे नहीं मारा, उन्होंने तो पैर पे मारा था। तो पैर पे मारा था तो उसका मतलब उनकी इंटेंशन उसकी जान लेने की नहीं थी, खाली उसको चोट पहुंचाने की थी। मगर इसको हार्ट अटैक आया है तो इंटेंशन तो नहीं थी, तो मर्डर तो आप है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये सब जो नीचे वाला लिखा ना क्राइम कौन सा है, ये सब तो भाई कोर्ट का काम है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि इंसान के एक्ट से उसके दिमाग को पढ़ा जाता है। ये मान के चलो, इंसान के एक्ट से उसके दिमाग को पढ़ा जाता है। किसी के दिमाग से हम एक्ट नहीं पहचान सकते कि उसने क्या किया है। किसी के दिमाग से, दिमाग तो अंदर है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। समझ आ रहा है? तो एक्ट से पता चलता है कि सामने वाला क्या करना चाहता है। एक और एग्जांपल दे दूं, लो सुनो, एक और सुनो, सुनो सुनो। गांव में, विलेज में, आप लोग देखे होंगे, विलेज में अगर आप कोई रहता हो या जिसका गांव एंड ऑल हो जाता हो, तो भाई गांव में आज भी बहुत से लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत से लोग बाहर सोते हैं। ठीक है, वो घर के अंदर नहीं सोते, वो अपने बाहर भाई चारपाई एंड ऑल लगाते हैं भाई, वो अपने एकदम नेचुरल एयर लेते हैं। ठीक है, उनको कोई वो एसी पंखा नहीं चाहिए होता है, वो बाहर सोते हैं। तो भाई एक बूढ़ी सी दादी जी थी, ठीक है, बूढ़ी सी दादी जी थी, जो कि भाई आराम से अपनी खटिया चारपाई जो भी है, जो भी बोल लीजिए आप, वो लगा के बाहर सो रही थी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लो। देखो एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है। दादी जी स्लीपिंग आउटसाइड। ठीक है, दादी क्या कर रही थी, आराम से बाहर सो रही थी। मगर अब देखो बहुत से पुराने जमाने के लोग होते हैं, दादी एंड ऑल होती है, उन लोग सोने का बहुत शौक है। सोने का मतलब गोल्ड, ठीक है, सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड का बहुत शौक होता है। तो उनके हाथों में, ही वॉज वेयरिंग गोल्ड बैंगल्स। गोल्ड बैंगल्स मतलब कड़े होते हैं ना, कड़े, वो कड़े पहन के सो रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, लोफर टाइप्स, ठीक है, चोर टाइप्स, वो कुछ गुजर रहे थे वहां से। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई साहब ओल्ड लेडी है, 80-85 साल की, ठीक है, और अपनी नींद में है, और हाथों में उनकी नजर गई तो देखा भाई साहब क्या है, सोने के कंगन। मन डोल गया उनका। क्या हो गया? मन डोल गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं थीफ, थीव, देख लिया, एंड ट्राइड टू पुल आउट द बैंगल्स। तो भाई पुल आउट दी बैंगल्स, उन्होंने देखा और क्या करा, कोशिश में लग गए कि भाई परेशान ना हो, उठे ना, और आराम से निकाल के कंगन को हाथ से लेके फरार हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा? मगर वो कोशिश करे जा रहे, निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, दे ऑल वर ड्रंक, पिए हुए थे। क्या उन, सोच लो कैसे लोग थे, लोफर टाइप थे, उन्होंने, उनको कोई दया नहीं आई, बगल में देखा वहां पे कुल्हाड़ी रखी थी, कुल्हाड़ी उठाया और मारा धाड़ से, और यहाँ से हाथ अलग हो गया। दादी तड़प गई, कंगन लिए और वहां से फरार हो गए। सर कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हो, हाँ, डर सा लग रहा है। मैं लिख रहा हूँ यूज्ड एक्स, देखिए भाई ये सब जो चीजें होती है वही बता रहा हूँ। एंड कट दी हैंड, कट दी हैंड। ठीक है, क्लियर है? जैसे ही हाथ काटा, कंगन निकाले, कंगन तो निकाली मगर दादी जी की एज ज्यादा थी, दादी तड़प गई और दादी जी की वहीं पे वहीं हो गई death। दादी जी डाइड। अब भाई साहब, अब आप मुझे बताओ, क्राइम हुआ या नहीं हुआ? पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, क्राइम हुआ कि नहीं हुआ? तो सर क्राइम तो हुआ, गलत तो सर हुआ है, क्राइम हुआ है। मगर सर कौन सा क्राइम हुआ, जरा आप मुझे ये बता दो, कौन सा क्राइम हुआ है, मेन तो ये देखना है। अब कौन सा क्राइम हुआ है वो कैसे पता चलेगा? एक्ट से पता चलेगा, और एक्ट से पता चलेगा, और एक्ट से हम ये पहचानेंगे उनकी गिल्टी इंटेंशन क्या थी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब एक्ट उन्होंने कौन सा कराया? एक्ट तो मगरा है कि भाई साहब यहाँ हमारा हाथ में ये अलग हो गया, इधर आ गया। मगर एक बात बताओ, उनकी इंटेंशन क्या, दादी की जान लेने की थी? जान लेने की होती तो सीधा गले पे मारते, आराम से निकाल के ले जाते। क्या जान लेने की टेंशन थी? नहीं सर, उनकी इंटेंशन बस ये थी, चोरी करने की टेंशन थी सर। उनकी इंटेंशन क्या थी? चोरी करने की थी।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोरी बोल लो या रॉबरी बोल लो, क्योंकि भाई हर्ट करके अगर आप निकाल रहे हो तो रॉबरी में आ जाएगा यहाँ पे। समझ आता है? बताओ भाई, क्या उनकी इंटेंशन थी ऐसा कुछ? क्या उसकी ऐसी इंटेंशन थी कि जान लेना है? द आंसर इज नो। हमको कैसे पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन जान लेने की नहीं थी? सर हमको उनके एक्ट से पता चल रहा है। वो तो सर उन्होंने एक्ट क्या किया, उन्होंने मारा हाथ पे, कंगन निकाले और लेके भाग गए, कंगन निकाले और लेके भाग गए, ठीक है, ये उन्होंने काम किया है। तो ये एक्ट से क्या पता चल रहा है कि सर उनकी जो इंटेंशन थी वो मारने की नहीं थी, उनकी इंटेंशन एक गोल्ड के कड़े को निकाल के लेके जाने की वहां से थी। मगर उनके एक्ट से क्या हुआ, दादी जी की डेथ हो गई। तो सर यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए, यहाँ पे डेथ तो हो रही है मगर विदाउट इंटेंशन वाली हो रही। तो सर क्या ये भी कल्पेबल होमिसाइड वाला बनेगा क्या? आंसर इज यस। मगर ये कि यहाँ पे डेथ हो गई है मगर फिर भी ये मर्डर इसको नहीं बोला जाए। समझ आ रहा है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ बस मैं, कि सर इंसान के एक्ट से उसके माइंड को पढ़ा जाता है, दैट्स इट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आइए। द एक्ट इज जज हो गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस रिया इज जज्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर बाय अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। देखिए, मेंस रिया कैसे जज करोगे? सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे जज करोगे? एक्सटर्नल कंडक्ट से। एक्सटर्नल कंडक्ट से मतलब बाहर से वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। माइंड तो हम पढ़ नहीं सकते ऐसे, दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पढ़ सकते, मगर बाहर से वो कर क्या रहा है, कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, उसके कंडक्ट से हम पता चल करते हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। द वर्ड मेंस रिया as such is not used in the BNS 2023, but the idea underlying it in it seen in the entire bus। देख लीजिए, कहीं बताया नहीं मेंसरिया के बारे में, कहीं लिखा नहीं है, मगर हर जगह कोई भी ऑफेंस का बारे में हम देखते हैं वहां से मेंसरिया की बात होती ही रहती है। देखो क्योंकि लिखो लिखा है, जनरली इन भारतीय न्याय संहिता एवरी ऑफेंस इज डिफाइंड विद द प्रिसिशन। अब कोई भी ऑफेंस के बारे में आप पढ़ोगे ना बीएनएस में, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें, बहुत से हम लोग अभी ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफेंसेस की बहुत सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आप कोई भी सेक्शंस पढ़ोगे, कोई भी प्रोविजन पढ़ोगे, वहां पे हर जगह कोई ना कोई ऐसा वर्ड लिखा रहता है जिससे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मेंसरिया की बात हो रही है। देखिए जैसे, देखिए अबेंडिंग द नेसेसरी मेंसरिया इन एक्सप्रेस वर्ड्स, कैसे कैसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, देखिए। द मेंस रिया और इविल इंटेंट ऑफ द वर्ड रॉन्ग डूअर इज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ सच वर्ड। देखिए क्या क्या वर्ड्स लिखे रहते हैं सेक्शंस के अंदर। इंटेंशनली, इफ अ मैन कॉजेज इंटेंशनली, ऐसा लिखा रहेगा। वॉलेंटरली, फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली, मैलिशियसली, नोइंगली, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें से क्या समझ आ रहा है? हाँ, ये सबसे क्या, इंटेंशनली जानबूझ के, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से कर रहे हो, फ्रॉडलेंटली, ठीक है, फिर फ्रॉडलेंट इंटेंशन कर रहे हो, डिसऑनेस्टली कर रहे हो आप, मेरी। तो इस सब से क्या पता चल रहा है कि आपकी इंटेंशन तो गलत है ना। इन सब से ये समझ नहीं आ रहा है कि सर देयर इज अ गिल्टी इंटेंशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? तो ये यही बोल रहा है कि मेंस रिया वर्ड यूज नहीं करा गया है कहीं भी बीएनएस में, मगर अलग अलग वर्ड्स यूज करे गए हैं हर एक सेक्शन में, हर एक प्रोविजन में, जिससे ये समझ आ जाता है कि अगर इंसान ने ऐसे इन चीजों से कि या फ्रॉडेंटली या वॉलेंटली या डिसऑनेस्टली कोई भी चीज करी तो उसको हम ऑफेंस मानते हैं। तो मतलब कोई भी ऑफेंस होने के लिए, ठीक है, मेंस रिया रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोविजन में भी लिखा रहता। समझ आ रहा है? ये बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन गिरजानाथ वर्सेस स्टेट बोला, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? दैट मेंस रिया इज अ लूज टर्म। मेंस रिया कैसा, एक लूज टर्म है, नाजुक सा टर्म है, ऑफ इलास्टिक सिग्निफिकेशन एंड कवर्स अ वाइड रेंज। लूज टर्म है भाई, जितना स्ट्रेच करते जाओगे उतना स्ट्रेच होता जाएगा ये। एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल स्टेटस एंड कंडीशंस द एग्जिस्टेंस ऑफ विच गिव क्रिमिनल शेड टू द एक्टर्स रियर। देखिए भाई, क्रिमिनल शेड देता है, इसका इसका होना एक क्रिमिनल शेड दे देता है किसको? एक्ट को, एक्टर्स रियस को। समझ आ रहा है कि अगर गिल्टी इंटेंशन है या मेंस रिया अगर है तो कोई भी एक्ट होता है वो क्राइम बन जाता है। समझ आ रहा है? देखिए लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ विच गिव क्रिमिनल शेड टू द एक्टर्स रियस। और कोई नॉर्मल एक्ट है उसको क्रिमिनल शेड दे देता है कौन? मेंस रिया। समझ आ रहा है? कोई भी नॉर्मल एक्ट आपने किया, अगर गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो वो क्राइम के में नहीं आता, मगर कोई भी आपने एक्ट किया विद गिल्टी इंटेंशन अगर आपने सर कर दिया है तो सर वो क्या हो जाएगा? क्राइम बन जाता। समझ आ रहा है? ठीक है, उसके ऊपर, उस एक्ट के ऊपर क्राइम की परत चढ़ जाती है फिर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आगे आइए। अभी मेंस रिया खत्म नहीं हुआ, मेंस रिया के कुछ इंपॉर्टेंट
फॉर्म्स हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया, और 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। द नंबर 1 इज इंटेंशन, द नंबर 2 इज नेग्लिजेंस एंड द नंबर 3 इज रेकलेसनेस। चाहे इंटेंशनली आप करो, चाहे आप नेग्लिजेंट होके करो, चाहे आप रेकलेसनेस होके कुछ कोई एक्ट हो रहा है, ये सब मेंसरिया है। चाहे अभी तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर इंटेंशनली कुछ हो रहा है, नेग्लिजेंट एक्ट अगर कुछ हो जा रहा है, या तो भाई रेकलेसनेस के थ्रू कोई एक्ट हो रहा है, इन सब को मानेंगे कि सर ये मेंसरिया ही है। यहाँ पे ये मेंसरिया के अलग अलग कैटेगरीज है, मेंसरिया के अलग अलग फॉर्म्स हैं। समझ आ रहा है? ये सब मेंसरिया में ही आते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला इंटेंशन, इंटेंशन तो हमको सिंपल सा आता है सर, पता ही है इंटेंशन के बारे में, तो बात शुरू से करता ही जा रहा हूँ, ठीक है। अगर भाई साहब मेरी इंटेंशन है चोरी करने की, हाँ, तो मैं घर में किसी के गया हूँ, सामान जानबूझ के रात को गया हूँ, सामान उठा के लेके आ गया हूँ, तो भाई साहब मैं थेफ्ट के केस में फंसूंगा ही फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा? भाई मेरी इंटेंशन ही थी चोरी करने की, बताइए भाई कि नहीं? मेरी इंटेंशन थी किसी की जान लेने की, मेरी इंटेंशन थी जान लेने की, मैं चाकू गया और चाकू लेके उसके पेट में मार दिया, चाकू लिया उसके गले में मार दिया, इंटेंशन थी भाई साहब मर्डर करने की। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्ट से पता चल जाएगा कि मेरी इंटेंशन सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी गलत इंटेंशन है गलत, तो सर इसका मतलब मेंसिया का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए क्या लिखा है। इंटेंशन इज डिफाइंड एज पर्पस और डिजाइन विद विच द एक्ट इज डन, कि क्या आपका पर्पस था, क्या आपका मकसद था, या किस तरीके से आपने डिजाइन करा है जिससे आपने क्या करा है, एक्टिविटी करी है, एक्ट किया है। समझ आ रहा है? तो इंटेंशन क्या है? द पर्पस और डिजाइन विद विच द एक्ट इज, किस पर्पस से आपने पर्टिकुलर काम को किया है। भाई मेरा पर्पस सामने वाले की जान लेने का था, ले ली जान। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब आपकी गिल्टी इंटेंशन। नेक्स्ट, इंटेंशन इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ माइंड। इंडिकेशन क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन ऑफ माइंड, condition of someone at a particular time of commission of offense and also will of the accused to see the effects। अच्छा भाई देखिए, इंटेंशन क्या क्या बताता है? पहले तो बताता है कि आपकी माइंड की पोजीशन क्या है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। दूसरा क्या बताता है? कंडीशन ऑफ समवन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। लो भाई, आप कंडीशन बताता है उस इंसान की, जब वो पर्टिकुलर काम कर रहा है, जब वो पर्टिकुलर ऑफेंस कर रहा है, पर्टिकुलर क्राइम कर रहा है, तो उस समय की क्या कंडीशन थी उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्सन की, ये भी बताता है इंटेंशन। एंड ऑल्सो विल ऑफ द एक्यूज्ड टू सी इफेक्ट्स ऑफ हिज अनलॉफुल कंडक्ट एंड ऑल्सो द विल ऑफ द एक्यूज। और भाई उसकी विल के बारे में बताता है, किसकी? विल ऑफ द एक्यूज टू सी द इफेक्ट्स ऑफ हिज अनलॉफुल कंडक्ट। और ये भी बताता है कि सामने वाले का, सामने वाले का क्या उसको मतलब सामने वाले का एक तरह से ये बताता है कि सामने वाला जब किसी को मार रहा है या कुछ भी कर रहा है गलत है, इसकी इंटेंशन है, तो उसको पता है, उसको पता है कि भाई साहब इसके इफेक्ट्स, इसके अनलॉफुल एक्ट के इफेक्ट्स क्या होंगे, उसको वो चीज भी पता होती है उस समय। समझ आ रही है? तो ये कौन बताता है? ये सब इंटेंशन बताता है। इंटेंशन इंडिकेट करता है सामने वाले को कि भाई सामने वाले ने मर्डर तो कर दिया, सामने वाले ने मर्डर तो करा, तो भाई सामने वाले ने जब मर्डर करा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा था। सामने वाले को ये भी पता है कि भाई साहब अगर मैंने मर्डर कर दिया तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है ये तो क्राइम है और सर मुझे सजा भी होगी। समझ आ रहा है? तो इंटेंशन में सब चीजें आती है। क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट मीट ओनली स्पेसिफिक इंटेंशन बट इट इंक्लूड्स जेनरिक। ये पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये क्या बोल रहा? क्रिमिनल इंटेंशन डज नॉट मीन ओनली specific intention but it includes generic intention as well। generic intention as well दोनों इसमें आ जाएगा। स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं, देखो स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं, सिर्फ ये बोल रहा सिर्फ स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं, जेनरिक भी इसमें आती है। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, देखिए सुनिए। मिस्टर ए ने अपने दो दोस्तों को, बी एंड सी, को अपने घर पे बुलाया है फॉर डिनर। इसलिए बुलाया फॉर डिनर, ठीक है भैया आ जाओ घर पे, आओ घर पे आज एंजॉय करते हैं आराम से भैया, पार्टी शार्टी करेंगे आराम से, ठीक है, और मजे करेंगे। ये प्लान था। तो भाई बी और सी बोलते ठीक है भाई हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। होता क्या है, मिस्टर बी आते हैं,
होता क्या, पहले मिस्टर बी आते हैं, ठीक है, मिस्टर सी, मतलब दोनों घर अलग अलग है, तो पहले क्या होता है, मिस्टर बी आ जाता है घर पे। क्लियर है। अब मिस्टर बी जैसे ही मिस्टर ए के घर पे आता है, मिस्टर बी बोलता है कि भाई साहब मुझे ना वॉशरूम यूज करना है, मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर ए बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यही पे यहाँ पे है, वॉशरूम जाके हो क्या हो यार, बढ़िया, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं। अब मिस्टर ए जो था, जिसने इनवाइट किया था, इसकी ना पहले से ही कुछ रंजिश चल रही थी मिस्टर बी के साथ, दुश्मनी टाइप्स ऑलरेडी वैसे ही कुछ हल्की फुल्की पहले की थी, मगर बाद में फिर से दोस्ती हो गई। ठीक है, तो पहले से ही कुछ इनकी हल्का फुल्की मैं हुई हुई थी। इसके माइंड में उल्टा सीधा चलने लगा। इसके दिमाग में ये आया कि भाई साहब आज मौका है बदला लेने का। आज मौका क्या है, बदला लेने का मौका है, और अभी तक सी भी नहीं आया है, मिस्टर सी भी नहीं आया है। तो एक काम करता हूं, आज इसका काम तमाम कर ही देते हैं। ये क्या करता है, मिस्टर बी के लिए बढ़िया सी सॉफ्ट ड्रिंक लेके आता है। सॉफ्ट ड्रिंक हो हार्ड ड्रिंक हो वो उससे मतलब नहीं है, बढ़िया सी ड्रिंक लेके आता है, टेबल पे रखता है, और क्या करता है, उस ड्रिंक के अंदर पॉइजन मिला देता है। उस ड्रिंक के अंदर क्या कर देता है, पॉइजन मिला देता है। इतना समझ आता है, क्लियर है। तो जब तक भाई साहब मिस्टर बी बाहर आते हैं, मिस्टर बी क्या आते हैं, बाहर आते हैं, और उन्होंने उस ड्रिंक को पी लिया। उन्होंने उस ड्रिंक को क्या कर दिया, पी लिया, और वहीं के वही काम तमाम हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे मिस्टर ए की इंटेंशन क्या थी, यहाँ पे मिस्टर ए की इंटेंशन थी क्या, टू कॉज द डेथ ऑफ मिस्टर बी। तो यहाँ पे मिस्टर ए की स्पेसिफिक इंटेंशन थी, स्पेसिफिक इंटेंशन थी टू किल द मिस्टर बी। यहाँ पे काम हो गया, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक इंटेंशन फुलफिल हो गई। समझ आ रहा है, बताइए भाई। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक पॉइंट, इफ मिस्टर बी ड्रिंक एंड डाइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिक इंटेंशन जो मिस्टर ए की थी तो करने की, वो पूरी हो गई। इंटेंशन फुलफिल्ड। क्लियर है, ये हो गया स्पेसिफिक। अब आते हैं जेनरिक पे। अब एक बात सुनो, जेनरिक पे आते हैं, सुनिए। इसी की एग्जांपल को लेते हैं, इसी एग्जांपल में आते हैं। क्या हुआ था, इनवाइट किया था, मिस्टर बी घर पे आ गया, मिस्टर बी जाता है वॉशरूम में जाता है, ठीक है, फ्रेश होने जाता है। क्लियर है। मिस्टर ए क्या करता है, ड्रिंक लाके टेबल पे रख देता है, ठीक है, कि जब वैसे ही बाहर आएगा वो पी लेगा। ठीक है, ड्रिंक रख के टेबल पे रख देता है, और अपना किचन में चला जाता है काम करने दोबारा। किचन में दोबारा काम करने चला गया, मगर तब तक क्या होता है, बाहर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था, क्योंकि अभी मिस्टर बी आया था, खुला हुआ था। तब तक मिस्टर सी जो दूसरा दोस्त है वो आ गया अंदर। ठीक है, तब तक वो आ गया, दूसरा दोस्त अंदर आ गया, और देखा, जैसे ही अंदर आया, थका हुआ आया था, पसीने में था, देखा भाई सामने सामने ड्रिंक रखी एकदम ठंडी आइस के साथ। उसने उठाया और देखा फ्रेश ग्लास है, उसने उठाया और वो ड्रिंक को पी लिया। क्योंकि तब तक मिस्टर ए कहाँ था, किचन में काम करने गया, मिस्टर बी कहाँ था, बाथरूम में। मिस्टर सी आया, उसके सामने ड्रिंक लगी थी, उसने चुपचाप आया और ड्रिंक को पी लिया। अब बताइए भाई साहब, और वहीं के वहीं की भी हालत खराब हो गई। बताइए भाई, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, बताइए भाई, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, क्या मिस्टर ए को इस केस में भी सजा होनी चाहिए? द आंसर इज यस सर। यहाँ पे जेनरिक इंटेंशन पूरी हुई है, मतलब आपको स्पेसिफिक, सामने किसी को स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप कुछ करना चाहते हो तो वहां पे एक स्पेसिफिक इंटेंशन होती है, मगर आप स्पेसिफिक इंसान के साथ कुछ करना नहीं चाह रहे हो, मगर किसी दूसरे के साथ कुछ हो जा रहा है आपके गलत एक्ट से, ठीक है, आपकी गलत इंटेंशन से, तो उसको भी हम मैंसरिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसको बोलते हैं जेनरिक, दिस इज जेनरिक इंटेंशन। तो यहां पे मैं बोलूंगा, इफ मिस्टर सी ड्रंक एंड डाइड, तो यहां बोलेंगे जेनरिक इंटेंशन पूरी हो गई। क्योंकि आपकी तो इंटेंशन गलत थी ना, आपकी इंटेंशन तो जान लेने की थी ही, चाहे एक पर्टिकुलर पर्सन की थी या किसी और की थी। समझ आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? फंसोगे आप दोनों में, फंसोगे आप दोनों में, समझ आ रहा है। अगर भाई कोई टेररिस्ट है या कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए है मिस्टर बी है, कोई भी पर्सन ले लो, उसकी इंटेंशन है सामने वाले के घर में बॉम्ब ब्लास्ट करने की, हाँ, मगर सामने वाले घर में अगर उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, कुछ देखो, मिस्टर ए है वो चाहता है मिस्टर बी के घर में बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, सो दैट मिस्टर बी की डेथ हो जाए। समझ आ रहा है, इतना समझ आती है। भाई उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, मगर क्या पता उसी टाइम पे
क्या पता उसी टाइम पे कोई दूसरा पड़ोसी, कोई दूसरा नेबर उसके घर पे आया हो, ठीक है, और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और साथ साथ में दोनों की डेथ हो गई, ये भी तो हो सकता है वहां पे। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वहां पे क्या मिस्टर ए फंसेगा नहीं, जिसने ब्लास्ट करवाया सर वो भी फंसेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब अगर आपकी इंटेंशन गलत है, इफ यू आर हैविंग द गिल्टी इंटेंशन, तो इट विल इंक्लूड बोथ, स्पेसिफिक हो चाहे वो आपका जेनरिक हो, इंटेंशन अगर आपकी गिल्टी है तो दोनों में फॉल करेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज, ये नीचे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, ये आप देख लीजिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया आपको वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? जरा नेग्लिजेंस का मतलब बताइए क्या होता है? नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। और ये नेग्लिजेंस के जो केसेस हैं, जो कि अब नेग्लिजेंस के मेनली जो केसेस है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्राइम को, दैट फॉल्स अंडर द केस ऑफ, कौन से केस होते हैं बताइए भाई? ये ज्यादातर मेडिकल लाइन के केसेस होते हैं, ज्यादातर मेडिकल लाइंस में ये ज्यादा नेग्लिजेंस का केसेस होता है, जो कि एक क्राइम बन जाता है। क्लियर है? क्योंकि भाई जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज होते हैं, ये कभी कभी होता है कि जो प्रोटोकॉल्स इनके होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सामने वाले को नुकसान हो जाता है और इनको सजा होती है। किनको? ये नर्स एंड डॉक्टर्स को। भले ही इनकी कोई गिल्टी इंटेंशन में, डायरेक्ट कोई इंटेंशन नहीं होती है कि सामने वाले की जान लेनी है, मगर इनकी एक लापरवाही है, जो कि आपकी एक ड्यूटी होती है कि आपको लापरवाह नहीं रहना होता है इन सम ऑफ द केसेस। मगर आपने फिर भी अगर कोई लापरवाही करी तो भाई साहब वहां पे दिक्कत हो जाती है। और जैसे बहुत से मैं बोल सकता हूँ बहुत से आपके रिसेंट केसेस भी हुए हैं, ठीक है, जहां पे क्या हुआ हुआ है कि जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल का केस था। एक मैक्स हॉस्पिटल का केस था कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर को लगा कि जो नर्स हैं या जिसने डिलीवरी करी एंड ऑल, उनको लगा कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है, ही द चाइल्ड इज डेड, जो भी उसको लगा कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, पॉली बैग एंड ऑल में लेके उसको पैक करके रख दिया, पॉली बैग में पैक एंड ऑल करके रख दिया। उनको लगा द बेबी इज डेड, मगर उस समय बच्चा जिंदा था, उसकी धड़कनें थी उस समय। समझ आ रहा? उस समय वो मरा नहीं था, मगर आपने जब बैग में बांध दिया, उससे उसकी डेथ कॉज हो गई। जब बाद में देखा गया, सब कुछ चेक करा गया, तो उसमें ये आया कि उस समय कॉज ऑफ डेथ का टाइम वो नहीं था, कॉज ऑफ डेथ का टाइम बाद का था, मगर उससे पहले ही आपने पॉली बैग में डाल दिया। तो ये सब क्या था? ये नेग्लिजेंस हुई थी ऑन द पार्ट ऑफ द नर्स एंड द डॉक्टर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आपकी भले डायरेक्ट इंटेंशन नहीं थी, मगर एक लापरवाही की आपके एंड में, मतलब आप केयरलेस थे, आपको केयर करने की जरूरत थी, मगर आप ये देखो यहाँ पे जानबूझ के नहीं चाह रहा, इंटेंशन वाला जो था पॉइंट, वहां तो जानबूझ के आप चाह रहे थे, मगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं थी, डायरेक्ट कोई इंटेंशन नहीं थी, मगर फिर भी आपकी एक ड्यूटी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई काम करने की, मगर आपने क्या करा, वहां पे आप नेग्लिजेंट हो गए, वहां पे आप केयरलेस हो गए, और जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। समझ आ रहा है? तो इसमें भी आप फंसेंगे। समझ आ रही है? इसको भी क्राइम माना जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई, बताइए। मतलब नेग्लिजेंस का मतलब क्या हो रहा है? नेग्लिजेंस मतलब ये, इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर, इट इज योर ड्यूटी टू टेक केयर, बट यू फेल्ड आता है समझ? जैसे एग्जांपल एक और दूं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स कि नहीं भाई? रेलवे ट्रैक्स होते हैं कि नहीं होते? रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आप वहां पे देखते हो रेलवे ट्रैक्स पे, रेलवे पटरी पे लोग बैठे होते हैं, और वहाँ के जो पेच एंड ऑल होते हैं ट्रैक से टाइट करते रहते हैं, जिनको हम लोग फिशरमैन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? फिशरमैन, जो आपके नट्स एंड बोल्ट्स को क्या करते हैं, टाइट करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, देखा कि भाई ट्रेन आ रही है, हाँ, अब उनको ट्रेन आ रही है, ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, उनको ये लगा कि भाई ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी भाई करते हैं इसको। अब उनको लगा कि भाई साहब सब कुछ हो गया है, अच्छे से नट बोल्ट टाइट हो गए हैं, मगर हुआ क्या, कुछ नट बोल्ट ढीले छूट गए थे और वो वहां से चले गए। ट्रेन आई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और इंजरी अच्छे से पहुंच। तो क्या ये जो फिशरमैन है ये फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, मुझे एक बात बताइए? अगर उन्होंने अच्छे से कसा होता तो भाई साहब ये चीज तो चीज होती ही नहीं, होती नहीं, मगर उनको क्या लगा कि अच्छे से हमने टाइट कर दिया है। समझ आ रही है? समझ आ रही? मगर ऐसा नहीं, तो यहाँ पे आप नेग्लिजेंट थे, आपकी कोई चीज ड्यूटी थी करने की, मगर आपने वो चीज नहीं करी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए पढ़िए,
नेग्लिजेंस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मेंसरिया. नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर. वेयर दे आपकी कोई ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि ऐसी चीज हो जाएगी. हाँ, या इन दिस केस यू कैन नॉट फोरसी द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. आप देख नहीं पा रहे हो कि ऐसा चीज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमने काम तो सही कर दिया है. आपको लग रहा है कोई भी रिस्क नहीं है यहाँ पे. आपको ऐसा लग रहा है कि यार देर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केस. समझ आ रहा है? मगर केयरलेस एक्ट था, ये काम हो गया. नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस इंडिकेट्स स्टेट ऑफ माइंड वेयर देर इज एन एब्सेंस ऑफ डिजायर. देखिए, एब्सेंस ऑफ डिजायर टू कॉज अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस. एब्सेंस ऑफ डिजायर, एब्सेंस ऑफ डिजायर. आप चाहते नहीं थे, आप चाहते नहीं थे कि बच्चे की डेथ हो जाए, आप चाहते नहीं थे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, आप चाहते नहीं थे. ठीक है, समझ आ रहा है? बस एक केयरलेस एक्ट हो गया. ठीक है, आपने लापरवाही कर दी. समझ आ रही है? इन क्रिमिनल लॉ द नेग्लिजेंट कंडक्ट अमाउंट्स टू मैंसरिया. देख लीजिए आप, क्रिमिनल लॉ के अंदर देखा जाएगा तो कोई भी अगर नेग्लिजेंट एक्ट भी आपका है ना, ठीक है, तो वो भी मैं उसको मैंसरिया के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, भले आपकी गलत इंटेंशन ना हो. आ रहा है समझ? क्लियर है? तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ मैंसरिया. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज रेकलेसनेस. नेक्स्ट क्या आपका है? रेकलेसनेस. रेकलेसनेस का मतलब आपने सुना होगा, रेकलेसनेस देखा होगा, रैश ड्राइविंग एंड ऑल होती है. देखते होगे रैश ड्राइविंग एंड ऑल होता है, सुना है कभी? रैश ड्राइविंग एग्जांपल सबसे बेस्ट है इसका, रैश ड्राइविंग. अब रैश ड्राइविंग में क्या होता है जरा बताओ मुझे, इसी से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इसी से कॉन्सेप्ट समझ आएगा रैश ड्राइविंग से. बताइए भाई क्या होता है रैश ड्राइविंग में? रैश ड्राइविंग जब आप करते हैं 150 की स्पीड से, 200 की स्पीड से, जब दिखाते हैं कि भैया देख लो मुझे अच्छी गाड़ी चलाने आती है, हाँ, मैं ऐसे 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 कट्स लगा सकता हूँ, ठीक है, रैश ड्राइविंग जब आप करते हो, तो जब आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, आपको एक चीज का तो पता रहता है, एक चीज का आपको पता रहता है, क्या? कि अगर भिड़े, अगर लड़े, अगर सामने वाला कोई इंसान मेरी गाड़ी के सामने आ गया, बचेगा तो नहीं. ये पता होता है कि नहीं होता? ये बता दो मुझे, बताइए भाई, यहां आपको ये पता होता है कि नहीं होता? बताइए भाई, बताइए भाई, होता है कि नहीं? हाँ, मतलब आप यहां पे फोर्सी कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भाई अगर ऐसा हुआ, अगर मैं रैश ड्राइविंग करी, तो भाई साहब अगर सामने वाला कोई आया तो बचेगा तो नहीं, मर जाएगा या उसको इंजरी हो जाएगी, जो भी है, ये तो आप देख सकते हो. मतलब आप यू कैन फोरसी द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट, दे सकते हो, मगर आप चाहते नहीं हो. आप चाहते नहीं हो. क्या आप चाहते हो कि नहीं, मैं बाद में निकला हूं गाड़ी लेके तो 10-20 लोगों को मार के ही आऊंगा? चाहते नहीं हो, इंटेंशन आपकी नहीं है, मगर आपका, मगर आपका क्या है, एक्ट जो आप कर रहे हो उससे आप फोर्स ही दे सकते हो, देख सकते हो फ्यूचर का कि भाई आगे क्या इसका हो सकता है, अगर मैं ऐसे काम करूंगा तो क्या हो सकता है, ये आपको उसी समय पता चल रहा है. और आपको ये भी पता है कि देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस एक्ट. तो मैं एक्ट करने जा रहा हूं, जो मैं रैश ड्राइविंग एंड ऑल कर रहा हूं, इसमें रिस्क बहुत जबरदस्त इन्वॉल्व है. आप रिस्क भी देख सकते हो यहाँ पे. नेग्लिजेंस में आप रिस्क नहीं दिखता आपको, नेग्लिजेंस में आपको नहीं दिखता, नेग्लिजेंस में आप फ्यूचर नहीं देख पाते हो, फोर्स ही नहीं देख सकते हो, क्योंकि नेग्लिजेंस में तो आपको तो लगता है क्या, आपको लगता है कि सब कुछ सही है. फिशरमैन को क्या लगा कि एकदम ट्रैक नट्स एंड बोल्ट्स हमने टाइट अच्छे से कर दिए हैं, वहां तो ये लगता है. समझ आ रहा है? वहां पे तो आपका केयरलेसनेस हो जाती है, आपसे लापरवाही आपसे हो जाती है, मगर आपको उस समय लगता है कि सब कुछ सही है. मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको शुरू से ही पता है कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है और गलत हो सकता है, मगर फिर भी आप क्या करते हो, फिर भी आप, रेकलेसनेस आपका एटीट्यूड रहता है, तो वहां दिक्कत हो जाती है. देखिए क्या लिखा है, रेकलेसनेस अकर्स व्हेन द एक्टर, जो काम कर रहा है, डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंसेज, चाहता नहीं है मारना पीटना किसी को कि उड़ा देंगे गाड़ी से, बट फोरसी द पॉसिबिलिटी, फोरसी द पॉसिबिलिटी एंड कॉन्शियसली टेक्स द रेस. और हम अपने कॉन्शियसली मतलब दिमाग से रिस्क ले रहा है अपने, ठीक है, होशो हवास में रिस्क लेता है. तीन चीज हो गई. पहला नॉट डिजायर, पहला देखो, नॉट डिजायर, देखो लिखा है, एक्टर डज नॉट डिजायर द कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं चाहता है कैसे कॉन्सिक्वेंसेज हो. दूसरा, फोर्सी कर सकता है पॉसिबिलिटी कि ये चीज हो सकती है, और फिर भी पूरे होशो हवास में कॉन्शियसली टेक्स द रिस्क, फिर भी रिस्क लेता है, फिर भी रिस्क लेता है.
नेग्लिजेंस में रिस्क नहीं लेता कोई इंसान, ऐसा नहीं कि हाँ भाई जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं चलो भाई ढीले छोड़ दिए, चलो रिस्क ले लेते हैं, देखो क्या पता ट्रेन निकल जाए। रिस्क नहीं लेता वहां पे, वहां तो उनको ये लगता है कि भाई साहब हमारे हिसाब से काम पूरा हो चुका है, मगर क्या पता भाई जल्दबाजी में लापरवाही कुछ हो गई हो। हाँ ये होता है, मगर यहाँ पे उस आवाज में आप रिस्क लेते हो मगर आप चाहते नहीं हो गलत करना। समझ आ रहा है? इट इज अ टोटल डिसरिगार्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, टोटल डिसरिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंसेज, चाहते नहीं है ऑफ वंस ओन एक्शन। रेकलेसनेस इज अ फॉर्म, मगर फिर भी सर ये भी एक, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हेंस रिया, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हेंस रिया। आता है समझ? बताओ भाई, आता है समझ कि नहीं आता समझ? मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊं थोड़ा सा, यहाँ लिखा भी है मैंने बनाया, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द लेवल ऑफ रिस्क इज सेम, देखो रिस्क तो दोनों में है, ऑब्वियसली बात है, फॉर द रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, मगर डिफरेंस दोनों में क्या है? रेकलेसनेस में क्या है, जो रेकलेसनेस वाला रैश ड्राइविंग वाला है, द एक्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क। यहाँ पे तो अवेयर होता है कि अगर भाई साहब मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा तो रिस्क पता है, कि यहाँ पे पता है, अवेयर है हम रिस्क के कि भाई साहब सामने वाले की जानी जाएगी, ठीक है, इन्वॉल्व विद एक्शन। मगर नेग्लिजेंस में द एक्टर इज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्क, उसको रिस्क का नहीं पता कि क्या, उसको ये नहीं पता कि भाई साहब क्या पता गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी, उसको ये नहीं पता, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि भाई साहब सब कुछ सही है। रिस्क दोनों में इन्वॉल्व है, मगर एक जगह आप अवेयर हो रिस्क का और एक जगह आप अवेयर नहीं हो रिस्क के। क्लियर है? नेग्लिजेंट ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग मतलब थोड़ी लापरवाही से जो करते हैं हम लोग, इस टिपिकली केस सिविल ऑफेंस होता है, ठीक है, रेड लाइट हमने जंप कर दी, ठीक है, अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आ गए, ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, लापरवाही से आप ड्राइव करते हो, ठीक है। बट रेकलेस ड्राइविंग जो होती है मे बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, मगर रेकलेस ड्राइविंग मतलब आप जानबूझ के ऐसे उड़ा रहे हो, रेड लाइट जंप भी कर रहे हो, तो भाई एकदम धीरे धीरे रेड लाइट जंप कर लेता है कोई कोई, मगर आप जंप कर रहे हो 100 की स्पीड में जंप कर रहे हो। डिफरेंस है कि नहीं? डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, ठीक है। Reckless driving include unlawful and unsafe driving with a disregard for the safety of other motorists and pedestrians। ठीक है, reckless driving में तो भाई साहब आप टेंशन ही नहीं लेते हो, आप डिसरिगार्ड कर देते हो क्या, पब्लिक सेफ्टी के लिए, दूसरी गाड़ी जो चला रहे हैं उनकी सेफ्टी भी आपको मतलब नहीं है, लोग जो चल रहे हैं साथ में आपको उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको तो भाई अपने कट मारने हैं, कोई दिक्कत नहीं, मारो, उड़ाओ, उड़ाओ, उसके बाद जेल आपका लिए तैयार है, वेलकम करेगा जेल आपके लिए, ठीक है। और क्या पता ज्यादा लोगों को उड़ा दो तो भाई फांसी का फंदा भी आपके लिए तैयार रहता है फिर। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो समझ आ रहा है मेंसरिया के अलग अलग फॉर्म्स क्या है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, ये पूरा मेंसरिया है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेंसरिया थे आपके। आगे बढ़िए, आगे आइए। मेंसरिया, अच्छा अब आता है कुछ एक्सेप्शंस, ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे मेंसरिया का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मेंसरिया नहीं भी है फिर भी आप फंसेंगे, फिर भी आपको सजा होगी, फिर भी हम ऑफेंस या क्राइम हम मानेंगे, तो ये आपके एक्सेप्शन है। मैंने जनरल रूल क्या बताया आपको, देयर शुड बी मेंसरिया, मैंने आपको बताया देयर शुड बी मेंसरिया टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम, अभी तक जनरल रूल बताया, मगर देयर आर सम केसेस जहां पे मेंसरिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता इन द क्रिमिनल लॉज। उसमें पहला जो केस है, द केस नंबर 1 इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लो भाई, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नो मेंसरिया रिक्वायर्ड। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के जो भी केस है, मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब नो फॉल्ट लाइबिलिटी, आपकी भले ही कोई गलती ना हो मगर फिर भी आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी, ठीक है, फिर भी आपकी क्या होगी, गलती अराइज आपकी हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए भाई। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, जैसे कि सुनो, अब आपने क्या करा, आपके पास, आपने अपने घर में ना कुछ काउंटर फीट कॉइन्स रखे हैं, डुप्लीकेट कॉइन्स, ठीक है, डुप्लीकेट जाली नोट आपने घर पे रखे हुए हैं अपने पास, आपको कोई आपके दोस्त दे के गया हो, क्या पता, बोल के देखा हो कि भाई बाहर की करेंसी है, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया हो, ठीक है, इसको रख लो अपने पास, हो सकता है आप भी खुशी खुशी, हाँ भाई बाहर की करेंसी एंड ऑल मिल रही है मुझे, तो भी आपने रख लिया, काउंटर फीट कॉइन्स थे, सब डुप्लीकेट बनाए हुए थे, आपने पास रख लिया, और छापा पड़ा आपके घर पे और आप पकड़ गए, छापा पड़ा, आप पकड़ गए, क्या आपकी कोई गलत इंटेंशन थी जाली नोट या जाली कॉइन्स को अपने घर में संभाल के रखने की? क्या आपकी कोई इंटेंशन थी? बताइए मुझे भाई, क्या आपकी इंटेंशन थी? नहीं सर, मगर पकड़े गए, जेल तो जाना है, पकड़े गए, चलता है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, कोई गलती नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, मगर फिर भी गए। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई लोग हैं, कई लोग हैं,
वो क्या करना चाह रहे हैं, दे ट्राइंग टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग। अब आप भी एक दोस्त हो उनमें से, अब आप उनके चक्कर में पड़ते ज्यादा नहीं हो मगर आपके दोस्त हैं, आप भी क्या करें, उन लोग कहीं प्लानिंग एंड ऑल कर रहे थे, आप भी वहां जाके मिलने चले गए, उनसे बातचीत करने लग गए। अब आपको नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा था, आपको कुछ नहीं पता अंदर क्या चल रहा, आप तो खाली नॉर्मल मिलने गए हो, कुछ नहीं पता। मगर उसी समय पुलिस पहुंच जाती है, उसी समय पुलिस पहुंच गई, आपको भी वहां देख ली, सर फंसेंगे आप क्या? या आप बोलोगे सर मैं नहीं जानता यहाँ क्या हो रहा, ये नहीं पता यहाँ क्या हो रहा, बताइए भाई, बताओ। तो फॉल्ट लाइबिलिटी, फंसोगे वहां पे। आपकी भले कोई गलत इंटेंशन थी या नहीं थी, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप फंसेंगे। इनके लिए कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं, नीचे बारे में लिखा है, जैसे नीचे लिखा हुआ मैंने, ये देखिए, इनके लिए कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं जहां पे अगर आप पब्लिक सेफ्टी से खेलोगे, पब्लिक हेल्थ से अगर आपने कुछ खिलवाड़ किया, तो भाई साहब आपकी इंटेंशन हो ना हो कोई मतलब नहीं है, आप फंसेंगे। समझ आ रही है? देखिए एक बार रीड कर ले फिर नीचे आते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स आर द ओनली ऑफेंसेस दैट डू नॉट रिक्वायर मेंसरिया टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द कोर्ट टू सिक्योर कन्विक्शन। ठीक है, मेंसरिया कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, द डिफेंडेंट्स इन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स आर क्रिमिनली लाइबल इफ, तब द डिफेंडेंट्स इन द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स आर क्रिमिनली लाइबल होते हैं कब? इवन इफ दे वर अनअवेयर, लो भाई भले ही आप अनअवेयर हो और इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट would make their act or omission a criminal offense। तो भाई आपको पता हो ना हो, आप इग्नोरेंट हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप स्ट्रिक्टली लायबल हो जाओगे। तो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं, ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो भाई पब्लिक हेल्थ से अगर मजाक आपने किया, पब्लिक सेफ्टी से अगर आपने कोई दिक्कत करी, तो वहां तो भाई साहब आप स्ट्रिक्टली लायबल हो गए, आपकी इंटेंशन गलत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आगे, सेवरल मॉडल स्टैट्यूट्स passed in the interest of public safety and social welfare imposes strict liability, जो कि strict liability impose करते हो, कुछ कानून बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला आपका मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, पब्लिक सेफ्टी के लिए बनाया गया है, यस सर बनाया गया है। हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है कि रेड लाइट जंप नहीं करना, स्पीड इतनी क्रॉस नहीं करनी, मगर आप हो जिद्दी, आप हैं जिद्दी, सर हम हैं जिद्दी, हमने क्या करा, हम तो भाई तेज चलाएंगे, हम तो रेड लाइट जंप करेंगे, और हमने वो किया, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब आपकी इंटेंशन तो नहीं थी एक्सीडेंट करने की, आपकी इंटेंशन तो नहीं थी सामने वाले की जान लेने की, आपकी इंटेंशन तो नहीं थी सामने वाले के चोट पहुंचाने की। आप तो ये बोलोगे सर मेरी इंटेंशन तो नहीं थी, मेरी इंटेंशन तो नहीं थी। भाई मोटर व्हीकल एक्ट में तो फंसोगे, रेड लाइट जंप करा, वो चलान तो कटेगा ही कटेगा, मगर साथ में सर जो एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की डेथ हो गई, सामने वाले को चोट पहुंच गई, सामने वाले का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोमा में चला गया, उसका क्या? क्या चलान से छूट जाओगे बस? उसका क्या? बताइए, इंटेंशन थी क्या आपकी? मैंसरिया था क्या? नहीं था सर, मगर हो तो गया। फिर फिर बताइए, समझ आ रहा है? फंसेंगे तो सर है वहां पे, क्राइम तो हो गया है। तो कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं आगे, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट भी बनाया गया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट बनाया। अब आपने क्या किया, आपने क्या किया, देखिए जैसे अब आप अपना सोचो, जैसे होते हैं ना पटाखे वाले, होते हैं पटाखे वाले, होते हैं पटाखे वाले, होते हैं जो दिवाली आती है तो क्रैकर्स एंड ऑल बनाते हैं। अब इन्होंने क्या करा, कोई क्रैकर वाला है, उसने क्या करा, आप देखो भाई जो क्रैकर्स एंड ऑल होते हैं ना, ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, अगल बगल कोई ना हो, फैक्ट्रीज होती है इनकी बड़ी बड़ी, ठीक है, जहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे सोसाइटी एंड ऑल नहीं होती है, आउटस्कर्ट्स में बनाया जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब कोई बंदा था समझदार, उसने चोरी चुपके से क्या करा, अपने घर में ही गोडाउन बना लिया, वहीं पे सब कुछ सामान लेके आ गया, जिससे पटाखे बनाए जाते हैं, ठीक है, बारूद एंड ऑल जो भी होता है उससे जिससे बनाए जाते हैं। उसने क्या करा, सामान सब लेके आ गया, अपने घर पे ले आया, और वहीं अपने घर पे ही मैन्युफैक्चरिंग करने लग गया पटाखों की, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, वहां पे हो गया ब्लास्ट। अब भाई अगल बगल पड़ोसी भी थे, और ऐसा ब्लास्ट हुआ कि उसका घर तो जला ही जला, अगल बगल के जो पड़ोसी थे उनका भी घर जल गया, बहुत से लोगों को इंजरी आ गई, बहुत से लोगों की बॉडी जल गई, किसी की डेथ हो गई एंड ऑल हो गया। अब एक बात बताओ, जो ये पटाखे वाला था, क्या इसकी इंटेंशन थी आग लगाने की, क्या इसकी इंटेंशन थी मारने की सबको? थी इंटेंशन? नहीं सर, मगर क्या फंसेगा कि नहीं फंसेगा, बताओ मुझे जरा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा, क्राइम हुआ कि नहीं हुआ? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। नेक्स्ट, नारकोटिक ड्रग्स, ये क्या हो रहा है?
एक मिनट। हाँ भाई, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बना हुआ है, ये भी एक लॉ बनाई है। अभी मैं कुछ लिखा है खाली, ठीक है, और भी बहुत से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये भी लॉ बना हुआ है। अब ये लॉ के अंदर देखिए, एक पॉइंट जैसा लिखा हुआ था कि आप देखते होगे, जैसे अब आप लोग बार आर एंड ऑल गए हो कि नहीं, कि बार एंड लाउंजेस। हाँ, मैं नहीं बोल रहा चले जाओ बार लाउंजेस, ये नहीं देखने चले जाना, ना जाओ, एकदम ना जाओ, घर पे रहो। अब जैसे बार एंड लाउंजेस होते हैं, वहां पे लिखा रहता है कि भाई यू कैन नॉट सर्व द एल्कोहल्स टू द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। कहीं कहीं 18 साल है, कहीं कहीं 21 साल है, ठीक है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, होता है, लिखा रहता है वहां पे, ठीक है। सर्विंग ऑफ एल्कोहल टू द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 और 21 ईयर इज द क्रिमिनल ऑफेंस, इज प्रोहिबिटेड, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है सर। अब कोई बच्चा गया, ठीक है, उसकी उम्र होगी 17 साल, 16 साल, ठीक है, मगर भाई अब ऑब्वियस सी बात है, मगर थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा था, उसकी बियर्ड्स एंड ऑल थी, ठीक है, और अच्छी खासी हाइट थी, अच्छी खासी बॉडी थी। तो बार टेंडर भी जो है, उसने भाई उसको देख के उसको अल्कोहल एंड ऑल सर्व कर दिया, ठीक है। लीगली तो नहीं देना चाहिए था उसको, मगर उसने सर्व कर दिया। वहां पे पड़ गई रेड, पुलिस वाले आए, पकड़े उस लड़के को, बोले भाई साहब क्या उम्र है तुम्हारी, हाँ क्या उम्र है, गिलास कैसा पकड़ा हुआ है, दिखाओ जरा। देखा, उसके अंदर भाई हार्ड ड्रिंक थी। क्या उम्र है तुम्हारी, देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा था, मगर बोलते भाई आईडी दिखा। आईडी जब चेक किया तो उम्र 16 17 साल, 16 और 17 साल। फंसा कौन, फंसा सर वो बार टेंडर। वहां पे लिखा है सर्विंग ऑफ एल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, सर्व नहीं कर सकते हो आप, सर्व नहीं कर सकते हो। अब वो बार टेंडर बोला कि सर मुझे लगा, मेरी सर ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि नहीं ये बच्चा इसको दे दे, सर मुझे लगा ये तो बड़ा होगा, 18 साल से उम्र का ऊपर होगा। पुलिस वाला बोला भाई साहब तूने आईडी चेक करी, ने आईडी चेक करी, तो बोला कि सर आईडी तो चेक नहीं। क्या फंसेगा, क्या फंसेगा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, द आंसर इज यस, फंसेगा। समझ आ क्या उसकी गलत इंटेंशन थी बार टेंडर की, द आंसर इज नो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, सर्विंग है, ड्रिंकिंग नहीं है, सर्विंग वाले में दिक्कत है। जब तक आप सर्व नहीं करोगे तो पिएगा ही नहीं बंदा, समझ आ रहा है, सर्विंग का मना है, सर्व नहीं कर सकते आप, समझ आ रही है। तो ये कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं तो पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए, जहां पे मेंस रिया का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और फिर भी ऑफेंस माना जाता है। देखिए क्या लिखा है, और तब भी आप स्ट्रिक्ट लाइबल होते हो। देखिए, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज जनरली अप्लाइड इन द माइनर ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस में अप्लाई हो जाती है, लाइक इनअप्रोप्रिएट पार्किंग हो गया, सर्विंग एल्कोहल टू समवन बिलो द लीगल, ये मैंने बता दिया आपको। बट देयर आर सम सीरियस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम एज वेल, जैसे कि ड्रंक ड्राइविंग इज अ सीरियस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। ड्रंक एंड ड्राइविंग सीरियस होता है, ड्रंक करके आप ड्राइव अगर कर रहे हो, भले आप किसी को एक्सीडेंट कर रहे हो ना कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ड्रंक एंड ड्राइव है तो भाई साहब ऑफेंस है वो, क्लियर है। वेयर मेंस रियर डजंट हैव द एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली द एक्ट्रियस ऑफ ड्राइविंग, मतलब आपका जो ड्राइविंग का एक्ट है बस वही से काम बन जाएगा। व्हेन इंटॉक्सिकेटेड गेट्स द डिफेंडेंट कन्विक्टेड, ये सब आपको पता होगा वैसे तो, जनरल चीज है ये सब, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है, क्लियर है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है वेर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया, वेर भाई जहां पे बहुत मुश्किल है प्रूव करना कि भाई यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन थी सामने वाले की, नहीं थी। मगर ये बताओ कौन से केसेस होंगे, मैं यहाँ पे लिख लो कि सर कौन से केसेस होंगे जहां पे जो पेनल्टी एंड ऑल है ना बहुत नॉमिनल है, छोटे मोटे केसेस होंगे, पेनल्टी इज वेरी नॉमिनल, ये नॉर्मल से केसेस होंगे। तो वहां पे ऐसा लगता है कि भाई छोटा मोटा केस है, हल्का फुल्का फाइन फून लेके हटाओ, खत्म करो इसको ठीक है, समझ आ रहा। तो यहाँ पे मेंसरिया का इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्लियर है। बड़े केस हो तो भाई समझ आता है, मगर छोटे मोटे अपराध हैं तो हटा दिया जाता है, ठीक है। देखिए, वेयर देर इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव मेंसरिया, डिफिकल्ट है, एंड पेनल्टीज आर पेटी फाइन्स, बहुत छोटी छोटी फाइन्स हैं। इन सच पेटी केसेस स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस नेसेसरी, कि भाई एक काम करो, फाइन लो और हटाओ यहाँ से, छुट्टी करो। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस इज नेसेसरी एंड प्रूविंग ऑफ मेंसरिया इज नॉट इजी, एन एक्यूज में बी फाइंड इवन विदाउट एनी प्रूफ ऑफ मेंसरिया। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि भाई मेंसरिया तुम्हारा था, गिल्टी इंटेंशन थी नहीं थी, आपने ये काम कर दिया है, एक काम करो इतना फाइन दो और निकलो यहाँ से, समझ आ रहा है। अब इतना प्रूव करने का टाइम नहीं है कि भाई इसमें मेंसरिया था कि नहीं थे, बहुत से बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है, पहले वो देखे जाए, ये छोटा मोटा अपराध देखा जाए इसमें। अब समझ आ रहा है, तो वहाँ पे फाइन एंड पेनल्टी जो इम्पोज करके लेते हैं और हटा देते हैं, क्लियर है। तो ऐसे केसेस में मेंसरिया को प्रूव करना जरूरी नहीं है यहाँ पे। इन केसेस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, अगर पब्लिक न्यूसेंस अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो वहां पे भी मेंसरिया को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
अब आप अपनी गाड़ी में बड़े बड़े स्पीकर लगा के अपनी सोसाइटी में गाने तेज वॉल्यूम में चला रहे हो, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं सोसाइटी में, नेबर्स परेशान हो रहे हैं। अब आपकी इंटेंशन परेशान करने की नहीं थी, आप तो भाई अपना भैया पी पा के आए हो, आराम से मजे से एंजॉय करके आए हो। आपका ये था कि चलो भाई थोड़ा गाने तेज चला के घर के बाहर सुन लिया जाए, नींद नहीं आ रही है। आपकी तो गली गलत इंटेंशन नहीं थी, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को परेशान करने की, मगर आप अपने मजे के लिए आपने गाने चला लिए, मगर उससे क्या हुआ, दूसरे अगल बगल के लोग परेशान हो गए। समझ आ रहा है? तो क्या आपकी कोई गलत टेंशन थी? नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया आपके अगेंस्ट, और आपको पुलिस उठा के लेके चली गई। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं? तो पब्लिक न्यूसेंस अगर आपने किया है, कोई भी अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस किया, ठीक है, तो उस केस में मेंसरिया का होना जरूरी नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी वहां पे। हाँ, ये देखा जाएगा कि आपने परेशान किया। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए भाई। देखिए क्या लिखा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मस्ट बी इम्पोज्ड वेदर अ पर्सन कॉजेज पब्लिक न्यूसेंस विद गिल्टी माइंड और विदाउट। देखो भाई, विद गिल्टी माइंड अगर आ गया तब तो यहाँ मेंसरी वाला केस आ जाएगा, मगर ये विदाउट वाला हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सेप्शन में है विदाउट वाला, विदाउट गिल्टी माइंड ही मस्ट बी पनिश। आ रहा समझ? ठीक है, तो तीसरा कौन सा केस हो गया? कौन सा हो गया? तीसरा हमारा केस हो गया है पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, तो पहला था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला, दूसरा था जहां पे छोटे मोटे आपके ऑफेंस हैं और जहां पे मेंसरिया को प्रूव करना मुश्किल का काम है, और थर्ड आपका हो गया पब्लिक न्यूसेंस इन केस। और नेक्स्ट आपका है, लास्ट है आपका, इन केसेस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। इन केसेस ऑफ कौन सा है? मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है भाई साहब, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया। अब आपने क्या करा है, आप, आपका घर है, हाँ, अब आपकी आदत है भाई धूप में बाहर बैठने की, ठीक है, तो आप अपना घर बनवा रहे हो अभी, ठीक है, घर अपना कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, आपने सोचा थोड़ा आगे ना वरांडा भी बनवा ले अपने घर के आगे, भाई बाहर बैठेंगे आराम से धूप लेंगे, हाँ, दादा दादी भी आराम से धूप में बैठ जाएंगे ठंड के माहौल में, ऐसा लगा आपको। क्लियर है? तो आपने क्या करा, अब जितना आपका नक्शा पास है, जितना आपका नक्शा पास था वो तो ठीक है, आप लीगली बना सकते हो, मगर आपने क्या करा, थोड़ा सा सोचा कि आगे भी बनवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही तो है ये भी, अपना ही तो है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, अपना ही बनवा ले, अपने घर के आगे तो है, यही बना ले वरांडा, आपने वरांडा बनवा लिया। समझ आ रहा है? आपने वरांडा कंस्ट्रक्शन करा लिया। होता क्या है, एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं आपके पास, ठीक है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, अब दिल्ली वाले हो तो एमसीडी हो गई, वाह, कहीं और के हो तो बात अलग है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पहुंच जाते हैं और आपको पकड़ते हैं और आपको बोलते हैं भाई साहब ये क्या, भाई साहब ये क्या, और आपके ऊपर फाइन इम्पोज कर देते हैं। क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, आंसर इज यस, कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आपने तो भाई नॉर्मली वरांडा बनाया था खाली बैठने के लिए, आपकी कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं थी, आपकी कोई गलत इंटेंशन कब्जा करने की नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं भाई कब्जा कर लूंगा सरकारी प्रॉपर्टी, आप तो सोचे थे भाई सामने बनवा लेते हैं आराम से भाई बैठेंगे। समझ आ रहा है? मगर फिर भी आके उन्होंने फाइन इम्पोज करा, क्या वो कर सकते हैं? द आंसर इज यस, उनकी नजरों में ये ऑफेंस है, भले आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। समझ आ रहा है? देखिए, अब आपको क्या लगा, आपको लगा भाई मेरी जमीन है, या आपको ऐसा लगा मेरी जमीन है ये, आपने बनवा लिया। समझ आ रहा है? देखिए, द रूल एक्सप्रेस्ड इन द मैक्सिम इग्नोरेंशिया क्यूरियस नॉन, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि जो म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो कानून है उन्होंने बोला है कि भाई जो भी सरकारी संपत्ति होगी, जो भी म्युनिसिपैलिटी की है, जो भी सरकारी संपत्ति है, उस पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते, ये कानून है, तो सरकार की संपत्ति है। समझ आ रहा है? अगर आपको, आपने क्या करा, इग्नोर कर दिया कानून को, आपको लगा कि हम बनवा सकते हैं और आपने बनवा लिया। समझ आ रहा है? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। समझ आ रहा है? Ignorance of law is no excuse. Thus, where a person commits an act prohibited by law without the knowledge of law. अब आपको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगा कानूनी अपराध नहीं है, आपने कर दिया काम, जानबूझ के नहीं किया, आपको लगा कानूनी अपराध नहीं है, आपको नॉलेज नहीं थी कानून की, मिस्टेक ऑफ लॉ हो रही है, मगर आपने कर दिया। समझ आ रहा है? तो आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बट देयर वॉज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, द फैक्ट दैट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ लॉ इज नो डिफेंस एंड वुड बी लायबल फॉर द एक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर? एग्जाम्पल इसका पॉल्यूशन लॉज भी है, बहुत सी गाड़ी आपकी होती है पुरानी हो जाती है, ठीक, और आप उसको चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, मगर भाई आपको ये पता ही नहीं है कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके जो पॉल्यूशन वाली गाड़ी है आप उसको नहीं चला सकते, आप चलाए जा रहे हो, धुएं फैलाए जा रहे हो, ठीक है, पकड़े जाओगे, गाड़ी जब्त हो जाएगी।
तो फाइन भी लगेगा। समझ आ रहा है? मगर आपको भाई कानून के बारे में पता ही नहीं था। समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये कुछ आपके क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1 जहां पे मेंशन रहनी चाहिए, एक्सेप्शन नंबर 1, द नंबर 1 इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2 बताइए कौन सी है? एक्सेप्शन नंबर 2 है आपकी कौन सी है? जहां पे मेंसरिया को प्रूव करना इज डिफिकल्ट इन, और तो वो कौन से केसेस होते हैं सर? छोटे मोटे अपराध होते हैं वहां पे। थर्ड आपका कौन सा केसेस था? थर्ड आपका केस था इन केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस। अगर आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, पब्लिक को परेशान कर रहे हो, भले ही आपकी इंटेंशन हो या ना हो, ठीक है, फिर भी आप फंसेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर भी आप पेनलाइज्ड होंगे मतलब। और नेक्स्ट आपका है लास्ट वन कौन सा था? इन केस ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड यू विल बी लायबल फॉर योर एक्ट। क्लियर है? तो ये 4 केसेस ऐसे थे जहां पे मेंसियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंसरिया में क्या बोल रहा है? अब देखिए भाई, कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंसरिया का मतलब क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे सिंपल से हम लोग इसकी बात करेंगे कि भाई क्या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज जो है, क्या जो कंपनीज एंड ऑल है, क्या वो भी लायबल होती है फॉर द वेरियस ऑफेंसेस? द आंसर इज यस, क्योंकि कंपनी को भी पर्सन की डेफिनेशन में डाला गया है। मगर हम लोग को देखो पता है कंपनी खुद से तो काम करती नहीं, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है। कंपनी क्या है? कंपनी का आर्टिफिशियल बॉडीज है। करने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है सर? उसके डायरेक्टर्स है, उसके मैनेजर्स है जो कंपनी को एक्चुअल में चला रहे हैं। तो यही होता है कि सर जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो वो एक्ट कर रहे हैं, जो क्या कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो सर उस केस में क्या होता है? वो डायरेक्टर्स और मैनेजर तो लाइबल होते ही हैं, साथ साथ में कंपनी भी लाइबल हो जाती है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 26, ये हम लोग को पता है पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, ये हम लोग को पता है। Thus, a companies are covered under the provision of BNS। लो भाई, कंपनी को कवर करा है मतलब आर्टिफिशियल बॉडीज जो हैं वो कवर होती है, और हमको पता है कंपनी का आर्टिफिशियल बॉडी है। Virtually in all jurisdictions across the world governed by the rule of law, अगर पूरी दुनिया के हर कोने में देखा जाए, कंपनीज कैन नो लॉन्गर क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। कंपनी अब इम्यूनिटी नहीं ले सकते कि भाई साहब हमको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑन द ग्राउंड दैट दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोसेसिंग द नेसेसरी मेंसरिया फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। कंपनी ये नहीं बोल सकती भैया हम तो आर्टिफिशियल बॉडी है, हमारे पास दिमाग थोड़ी है, हमारे पास थोड़ी मेंसरिया होगा। समझ आ रहा है? कंपनी अब इसकी इम्यूनिटी नहीं ले सकती, क्योंकि भाई साहब आपको चलाने वाले कौन है? आपके चलाने वाले अंदर के लोग हैं, मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, वही आपको चला रहे हैं। तो जो उनका मेंसरिया रहेगा हम मान लेंगे वही मेंसरिया आपका भी है। समझ आ रही है? तो अगर वो लोग आपके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे कोई भी एक्ट कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा एक्ट है जो कि क्रिमिनली ऑफेंस है, ठीक है, और क्रिमिनली पनिशेबल एक्ट है, तो उस केस में कंपनी भी लाइबल होगी। समझ आ रही है? The criminal intent of alter ego of the company or body corporate, the person or group of person जो भी जो आ गया board of directors that guide the business of the company is imputed to the company, is imputed to the company। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? मगर एक चीज आपको मैं बता देता हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ बताया है कि कंपनी कहां पे लायबल नहीं होगी। जरा उसको मैं बता देता हूं, फिर इस केस में आता हूं। ठीक है, ये केस अलग है, ये केस अलग है नीचे वाला। एक केस में आपको बता रहा हूं, जरा वो सुनो, पहले इधर आओ और नोट कर लेना इसको। ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान सुनो। बॉम्बे हाई कोर्ट क्लैरिफाइड दैट कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल और गिल्टी, कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल और गिल्टी कब? ऑफ दोज क्राइम्स विच कैन बी ओनली कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। लो भाई, अब ऐसे कोई क्राइम्स है जो खाली ह्यूमन बीइंग्स ही कमिट कर सकते हैं, तो उसमें कंपनी लाइबल नहीं होती। लाइक मर्डर, लाइक रेप एक्सेट्रा, ये ऐसे ऑफेंसेस है जो खाली ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं, इसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। आगे, कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दोज क्राइम्स विच आर पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट। कंपनी उस उन मतलब उन ऑफेंसेस के लिए भी लायबल नहीं होती जिनकी सजाएं, जिनकी सजाएं कौन सी हैं? या तो डेथ है या तो इम्प्रिजनमेंट वाली है। सब भाई, कंपनी को क्या मौत की सजा दे दोगे आप? कंपनी को जेल में डाल दोगे? नहीं सर, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होती है। मगर कंपनी लायबल उसके लिए होती है, देखिए लिखा है, बट अ कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल ऑफ दोज क्राइम्स विच आर पनिश्ड एक्सक्लूसिवली विद फाइन। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें
फाइन की पनिशमेंट दी हुई एक्सक्लूसिवली कि भाई अगर आपने ये काम किया तो इसकी ये फाइन है, तो कंपनी इस ऐसे ऑफेंसेस के लायबल हो सकती है। या तो ऑल्टरनेटिवली विद फाइन, ऑल्टरनेटिवली होता है ना, कोई भी ऑफेंस आपने किया तो उसमें लिखा रहता है फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ दिस मंथ और दिस ईयर और विद फाइन और विद बोथ, होता है ना, तो उसमें ऑल्टरनेट ऑप्शन एक होता है फाइन का और लिखा रहता है, तो वहां फाइन इम्पोज हो सकता है। तो कंपनी ऐसे ऑफेंसेस की जो सजाएं है ना वहां पे पनिशेबल हो सकती है जहां पे फाइन्स एंड ऑल हो, ठीक है, मगर डेथ वाला इम्प्रिजनमेंट वाला वहां पे कंपनी लायबल नहीं होती। समझ आ रही है? क्लियर है? और कंपनी वहां पे भी लायबल नहीं होती है ऐसे ऑफेंसेस जो खाली एक ह्यूमन बीइंग कंडक्ट कर सकता है। समझ आ रही है जाइक? रेप और मर्डर एक्सेट्रा। आता है समझ? क्लियर है? वापस आओ, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? आगे आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक केस दिया हुआ है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या लिखा है। इट वॉज हेल्ड दैट द क्वेश्चन वेदर अ कॉर्पोरेट बॉडी शुड और शुड नॉट बी लाइबल फॉर द क्रिमिनल एक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स। लो भाई, क्वेश्चन एक है आपके लिए। क्या क्वेश्चन है कि क्या भाई कॉर्पोरेट बॉडीज को लाइबल बनाया जाए, लाइबल ठहराया जाए या लाइबल नहीं ठहराया जाए फ्रॉम द क्रिमिनल एक्शन, फॉर द क्रिमिनल एक्शन रिजल्टिंग, कैसे कैसे रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है? अदर पर्सन होगा डायरेक्टर्स, अदर पर्सन कौन होगा? मैनेजर्स जो कंपनी को चला रहे हैं। समझ आ रहा? तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई कंपनी की भी लाइबिलिटी होनी चाहिए? कैसे पता चलेगा सर? जो डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वो जो वो गलत कर रहे हैं उसके लिए वो तो फंसेंगे ही, मगर ये कैसे बोला जाए कि कंपनी भी लाइबल होगी उनके एक्ट से? कब लाइबल हो वो इस पर डिपेंड करेगा। देखिए लिखा है, इट विल डिपेंड अपॉन नंबर वन द नेचर ऑफ ऑफेंस। पहले ये देखा जाएगा कौन सा नेचर है ऑफेंस का, ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस डिस्क्लोज्ड बाय द एलिगेशंस इन द कंप्लेंट और इन द चार्जशीट। लो भाई, जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो बताएगा कि भाई ये चीज मेरे साथ हुई है, तो ये देखा जाएगा। पहले बात तो नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, पहले ये चेक करेंगे नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, ठीक है। दूसरा चेक करेंगे द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑफिसर और एजेंट द कॉर्पोरेट बॉडी। लो भाई, अब ये चेक करेंगे कि भाई जो वो कॉर्पोरेट एजेंट्स थे उनका रिलेशन कैसा है कंपनी के साथ, जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी हैं, जो भी पर्सन है, उनका रिलेशन कैसा है किसके साथ? कंपनी के साथ। उसके बाद देखेंगे एंड अदर रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज, और उसके बाद रेलिवेंट फैक्ट्स या अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या फैक्ट्स हम चेक करेंगे, जिससे ये पता चल जाए दैट द कॉर्पोरेट बॉडी एज सच मेंट और इंटेंडेड टू कमिट दैट एक्ट। तो मतलब ये सब चीजें हम लोग को देखनी है, ये सब चीजें मतलब ये वाली जो है आपकी, ये सब चीजें, ये सब चीजें हम लोग को देखना पड़ेगा। इसलिए किस लिए देखना पड़ेगा? इसलिए देखना पड़ेगा ये देखने के लिए कि भाई कंपनी लायबल है या नहीं लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ अदर पर्सन। समझ आती है? मगर ये आप नहीं बोल सकते कि कंपनी लायबल होगी ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है। समझ आती है? क्लियर है? चलिए, तो यहां जाके अब जाके आपका मेंसरिया का टॉपिक होता है ओवर, अब जाके सेकंड एलिमेंट होता है ओवर। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका एक्टस रियस। एक्टस रियस आपको पता ही है, मैंने आपको वैसे बता दिया है कि भाई देयर मस्ट बी सम एक्ट। सिर्फ इंटेंशन होना या सिर्फ एक्ट होना अकेले काम नहीं हो पाएगा, दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। एक्टस रियस एंड मेंस रियस गोज हैंड इन हैंड। सिर्फ आपने सोचा है कि मैं भाई सामने वालों की मर्डर कर दूंगा, मैं सामने वाले घर में चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, आपने खाली सोचा है। समझ आ रही है? आपने सोचा, आपकी गलत इंटेंशन है, मगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो क्या वो ऑफेंस हो जाएगा? द आंसर इज नो। एक्टस रियस का होना जरूरी है। देखिए लिखा है, मेयरली सिर्फ प्रोसेसिंग ऑफ गिल्टी, सिर्फ गिल्टी माइंड होना, एंड थिंकिंग ऑफ कमिट, और सोचना कि भाई क्राइम कमिट करेंगे, थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इज नॉट इनफ। देखिए लिखा है, इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। सिर्फ सोचने से और गिल्टी इंटेंशन होने से काम नहीं बनेगा। द एक्यूज्ड पर्सन मस्ट ऑल्सो एक्ट, मस्ट ऑल्सो एक्ट, एक्ट भी करना पड़ेगा ऑन दैट इंटेंशन, जो आपने सोचा है, ठीक है, जो आपने विचारा है, आपको उसके बेस पे काम भी करना पड़ेगा। एंड डू समथिंग इन द फर्दरेंस, ठीक है, उसको बढ़ावा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उस काम को प्रोसीड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक्टस रियस क्या होता है? इज अ फिजिकल रिजल्ट ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट का क्या फिजिकल रिजल्ट है? अ ह्यूमन बीइंग एंड अ evil intent are not enough to constitute a crime for one who cannot
नो द इंटेंशन ऑफ अ मैन। ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्टस रियस कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। दो एलिमेंट और कौन से थे पहले वाले, ह्यूमन बीइंग और क्रिमिनल इंटेंशन। क्या ये दोनों सफिशिएंट है? इंसान भी है, इंसान के अंदर गिल्टी माइंड भी है, क्या ऑफेंस हो जाएगा? क्या ऑफेंस हो जाएगा जब तक एक्ट नहीं होगा? आंसर इज नो, वही लिखा है, अ ह्यूमन बीइंग एंड एन इविल इंटेंट are not enough, are not enough to constitute a crime, for one cannot know the intention of a, because सामने वाले को पता ही नहीं चल सकता, कोई पता ही नहीं लगा सकता कि भाई सामने वाले के मन में चल क्या रहा था। अब मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, पता लग सकता है क्या? बताओ भाई, बताओ। सर मेरे मन में तो यही चल रहा है, बस क्लास सर ओवर कर दो, है ना, ये चल रहा है। क्यों ये चल रहा है? बस बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बस इस टॉपिक होने वाला, ओवर हो जाएगी, टेंशन ना लो, टेंशन ना ले ली, टॉपिक खत्म करके ओवर करेंगे। चलिए आगे आइए। एक्टस रियस मींस अनलॉफुल कमीशन मस्ट बी डन इन कैरिंग आउट अ प्लान विद द गिल्टी इंटेंशन। तो एक्टस रियस का मेन मतलब क्या है? अनलॉफुल कमीशन, ऐसा काम कर रहे हो जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है। मस्ट बी डन इन कैरिंग आउट अ प्लान, और कैसे कर रहे हो? इस तरीके से कर रहे हो कि जो कि आपने प्लान बनाया हुआ है, जो आपका सोचा हुआ है, उसको गिल्टी इंटेंशन से पूरा करने का। समझ आ रहा है? बोथ में ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? बोथ मेंस रिया एज वेल एज एक्टिस रियस टुगेदर आर इंपॉर्टेंट, टुगेदर दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है, टू क्रिएट एन ऑफेंस। लो भाई, दोनों अगर साथ में नहीं है, मेंस रिया है मगर एक्ट आपने नहीं किया, क्राइम नहीं होगा। आपने एक्ट किया मगर मेंसरिया नहीं है, क्राइम नहीं होगा, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, इन जनरल क्या है, दोनों का साथ में होना जरूरी है, अगर दोनों अलग अलग है तो क्राइम नहीं माना जाता है। इसका एग्जांपल दूं? एग्जांपल देते, रुको एक मिनट। सुनो, दो भाई थे, एक ए है और एक बी है। अब हुआ क्या, मिस्टर बी ने, तो बी है, इसने क्या करा था, एक जमीन थी तो दोनों भाई के बीच में कोई डिस्प्यूट एंड ऑल था। मिस्टर बी ने क्या करा, उस लैंड को, जो भी था डिस्प्यूटेड लैंड था, उसको अपने कब्जे में एंडोल करा, किसी तरह जुगाड़ पानी लगा के जो भी है अपने कब्जे में एंडोल करा, और वहां पे अपना एक घर बनवा लिया। भाई साहब, घर बना दे, घर बना दे, ऐसे बनाते थे बचपन में भाई, एक घर बनवा लिया। ठीक है, तो मिस्टर बी का घर है, मिस्टर बी ने अपना घर बना लिया, मगर मिस्टर ए के अंदर उसी दिन से, जिस दिन से ये घर बना, और जब जब ये घर देखता है इसका खून खौलने लग जाता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि भाई साहब मिस्टर बी ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे भी मिलना चाहिए था वहां पे। समझ आ रहा है? तो जब जब घर को देखता है इसको दिक्कत होती है। इसको मिस्टर बी से दिक्कत नहीं है, इसको मिस्टर बी से दिक्कत नहीं, इसको घर से दिक्कत है। समझ आ रही है? इसको उस घर से दिक्कत है, क्योंकि उस जमीन पे बना, जो जमीन में हिस्सा इसका भी था। तो इसके मन में विचार आया कि भाई साहब एक काम करता हूँ ना, ये रहेगा, ये घर को नहीं रहने दूंगा, मैं इस घर में आग लगा दूंगा। ठीक है, अभी ये प्लानिंग करने लगा, अब ये देखने लगा कि भाई साहब मिस्टर बी कब घर पे नहीं रहता, मिस्टर बी की फैमिली कब घर पे नहीं रहती, तो दैट घर में आग लगाएगा तो दिक्कत ना हो, नहीं तो भाई सब जल जाएंगे अंदर। तो उसने देखा भाई मिस्टर बी के बच्चे कब स्कूल जाते हैं, मिस्टर बी की वाइफ कब जॉब पे जाती है, मिस्टर बी कब अपनी नौकरी पे जाता है, इसने सब कुछ देख लिया, पता करा लिया। एक दिन आया, इसने सब कुछ अपना पास कैरोसिन एंड ऑल सब कुछ प्लान करके रख लिया पहले से ही। अब इसने क्या करा, देखा कि भाई सब घर से बाहर निकल गए हैं, सब घर से बाहर निकल गए और ऑफिस चले गए। अब इसको ही पता कि घर आज के दिन खाली है पूरा। ठीक है, ये फर्दर अपने कुछ प्लानिंग करता है, अरेंजमेंट करता है, देखता है कब सन्नाटा होगा और घर में आग लगा दे। मगर होता क्या है, उसी बीच मिस्टर बी अपने ऑफिस गया था, वहां से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस आ जाता है अपने घर के अंदर और ताला बंद करके अंदर जो भी अपना सो जाता है। क्लियर है? रेस्ट करता अपना। मिस्टर ए उसी दौरान आता है मिस्टर बी के घर के बाहर, कैरोसिन डालता है और आग लगा के वहां से चला जाता है, और उसका मकसद हो जाता है पूरा, घर को आग लगाने का। मगर मिस्टर ए को ये नहीं पता था कि अंदर मिस्टर बी भी है। मिस्टर ए को तो ये लगा कि मिस्टर बी तो ऑफिस गया है, उसके सामने निकला था ऑफिस। मिस्टर ए को ये नहीं पता था कि बी घर में वापस आ चुका है। अब यहाँ पे दो क्राइम हो रहे हैं, एक क्राइम तो घर जलाने वाला है, इसके लिए तो मिस्टर ए फंसेगा फंसेगा, वो तो भाई कैमरे एंड ऑल में जहाँ भी कैप्चर हुआ होगा जैसा भी है, वो तो फंसेगा फंसेगा। मगर मेन जो दिक्कत आई, मिस्टर बी की हो गई मौत, मिस्टर बी की हो गई डेथ, जल के राख हो गया, इसकी हो गई डेथ। मैटर गया कोर्ट में ये आला कि भाई साहब मिस्टर ए ने ही मिस्टर बी का
मर्डर किया है, मर्डर के चार्जेस लग गए मिस्टर ए के ऊपर, मर्डर का केस कोर्ट में चला। कोर्ट में जब मैटर आया तो कोर्ट ने, जज ने क्या देखा होगा कि भाई साहब मिस्टर ए ने आग तो लगाई, मगर एक बात मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए की इंटेंशन थी मिस्टर बी को मौत के घाट उतारने की? बताइए। एक्ट तो किया है, एक्ट तो हुआ है, एक्ट हुआ है, आग लगाई है घर पे, एक्ट हुआ है। गिल्टी इंटेंशन मेंस रिया, जरा बता दो, क्या मर्डर के चार्जेस बात कर रहा हूं मैं, क्या मर्डर के चार्जेस में गिल्टी इंटेंशन यहां पे लगेगी? क्या ये मर्डर करना चाहता था, मारना चाहता था, जान लेना चाहता था? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, क्योंकि सर यहाँ पे एक्ट हुआ था मगर इसकी गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। क्राइम तो हो गया है, क्राइम तो हो गया है, वो दूसरे केस में फंसेगा, मगर मर्डर के चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। आता है समझ? क्लियर है? क्योंकि मर्डर में क्या होता है, मर्डर में तो सर सीधा सीधा क्या होता है, डेथ भी होनी चाहिए साथ साथ में गिल्टी इंटेंशन। डेथ तो हुई मगर गिल्टी इंटेंशन मिसिंग थी। एक्ट हुआ है, एक्ट हुआ, एक्टस रियस पूरा हुआ, मगर गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? बताइए भाई, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्लियर है? आता है समझ? बोलो, आता है कि नहीं आता है? आ गया समझ? एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, केस था, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 3 पार्ट में केस है, ध्यान से समझना, ये फुल केस है, एक ही केस है। देखिए क्या हुआ। एक्यूज गेव सम ब्लोज ऑन हेड ऑफ अ विक्टिम। एक्यूज मैं ले लेता हूं, 2 पार्टी बना लेता हूं, एक को एक्यूज, एक तो विक्टिम। एक ए है एक बी है। मिस्टर ए को और मिस्टर बी, मिस्टर ए को बोलता हूं मैं एक्यूज है, और मिस्टर बी को बनाते हैं विक्टिम। जिसको चोट पहुंची है, ठीक है, जिसने चोट पहुंचाई है, नुकसान किया है, उसको बोलते हैं एक्यूज, ठीक है, और जिसको चोट पहुंचाई गई है उसको बोलते हैं विक्टिम। अब देखिए क्या हो रहा है। द एक्यूज गेव सम ब्लोज ऑन हेड ऑफ द विक्टिम, ऑन हेड ऑफ द विक्टिम, विक्टिम कौन है, मिस्टर बी, विद द इंटेंशन, गिवन सम ब्लोज, एक्ट हो रहा है, एक्टर सीरियस इन्वॉल्व है, विद द इंटेंशन टू किल हिम, विद द इंटेंशन टू किल हिम, मेंसरिया भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों चीज हो रही है भाई साहब। हाँ, एक्टस रियस, मेंस रियस वॉज टू, किस लिए, मर्डर, दोनों चीजें किस लिए, टू मर्डर। बट हुआ क्या, द पर्सन डिड नॉट डाई। लो भाई, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, मिस्टर ए ने मारने पीटने की, अच्छे से सर पे मारा, ठीक है, इसलिए विद इंटेंशन थी कि जान से मार दूंगा, ठीक है, मगर वो बंदा जो मिस्टर बी है वो बच गया, ठीक है, वो बंदा बच गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले मुझे ये बताओ, क्लियर है? हाँ, तो क्या यहाँ पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे पहले वहां पे केस में कुछ? आंसर इज नो। एक्ट तो हुआ है, वो मेंसरिया तो इन्वॉल्व था, मेंसरिया इन्वॉल्व था, मगर एक्ट ऑफ मर्डर तो हुआ नहीं, नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे तो नहीं होगा मर्डर के चार्ज। आगे आइए, अगर हुआ क्या, उसके बाद क्या हुआ, ये सब कंटिन्यू में चलेगा, उसके बाद क्या हुआ। अब वो देखा मिस्टर ए ने देखा, एक्यूज जो था जिसने मारा था, उसने देखा कि बंदा, उसको लगा कि बंदा मर गया है, तो ये लगा, उसको क्या लगा, बंदा मर चुका है, ठीक है, उसको ये लगा बंदा मर चुका है, मगर हुआ क्या था, बंदा बेहोश था, मरा नहीं था, वो बेहोश था। समझ आ रही है? वो ऐसा था कि एकदम अनकॉन्शियस हो गया था मगर मरा नहीं था। देखिए, रिजल्टेंटली जब ऐसा हुआ, द विक्टिम बिकम अनकॉन्शियस। विक्टिम कौन है, बी बिकम अनकॉन्शियस, एज्यूमिंग हिम टू बी डेड। एज्यूम किसने करा, एज्यूम करेगा मिस्टर ए, मिस्टर ए ने एज्यूम करा कि मिस्टर बी की डेथ हो चुकी है, उसने क्या करा, उसने क्या करा, द एक्यूज बर्ंट द हाउस कॉजिंग द, लो भाई, उसने क्या करा भाई, घर में ही मारा था, उसके घर में जाके घुसा, मुक्के मुक्के मारे थे, उसको लगा मर गया है, मगर वो जिंदा था, ठीक है, उसने सोचा मर गया, वो गया बाहर और आग लगा के चला गया, और जब आग लगाई तो उसके बाद हो गई डेथ। अब बताओ, अब ये एक अलग ऊपर केस हो गया और ये नीचे अलग केस हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको लगा, ऊपर वाले में तो लगा उसको मर गया है मगर मरा नहीं था, नीचे वाले में क्या हुआ, एज्यूमिंग हिम टू बी डेथ, इंस्यूमिंग हिम टू बी डेड, एज्यूम करा कि मर चुका है, ठीक है, उसने सोचा इसकी घर को भी आग लगा देते हैं, तो उसकी घर में आग लगाने की इंटेंशन थी, ठीक है, मगर मारने की इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि मरा तो पहले से हुआ उसके लिए। समझ आ रही है? मरा तो पहले से हुआ था। आगे आइए, इट मे बी डिड्यूस दैट इट वॉज अ क्राइम ऑफ मर्डर बट इट इज नॉट। दुनिया को ये लग रहा है, या उस बंदे को ये लग रहा है, इसके बी के घर वालों को ये लगा कि मिस्टर ए ने मर्डर कर दिया मिस्टर ए का, मगर ये मर्डर नहीं हुआ है। कहां से मर्डर हो गया,
कैसे मर्डर? ऊपर वाला केस आप देखो, पहले वाला केस, वहां मर्डर हुआ था क्या? ऊपर वाले केस में देखो मर्डर हुआ था? यहाँ पे अभी तक मर्डर हुआ था नहीं, बच गया था, जिंदा था वो, एनसीए इन्वॉल्व थी, एक्ट नहीं हो पाया था। ये वाले केस में आओ, ये वाले केस में आओ, यहाँ पे एक्ट किया, घर जलाया, मगर इसकी इंटेंशन नहीं थी जान से मारने की, उसको तो लगा पहले से मरा हुआ है। समझ आ रहा है? यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी, देखिए क्या लिखा है। तो लोगों को तो ये लगेगा या घर वालों को तो ये लगा कि मर्डर हुआ है, मगर यहाँ मर्डर नहीं है, कोर्ट ने बोला है, देखिए क्या लिखा है। द रीजन इज वाइल द accused did the act with mens rea, but actus reus was missing as the deceased was alive। ये पहला केस, ये वाला केस, द accused did the act with mens rea but actus reus was missing, ऐसा एक्ट ही नहीं हो पाया जिससे उसकी डेथ हो जाती। ठीक है, देयर आफ्टर, उसके बाद ये वाला केस, अब के बाद देयर आफ्टर while burning the house, जब उसने घर जलाया तो एक्ट तो हो रहा है, देयर वाज एक्टस रियस, एक्ट है, बट इंटेंशन टू किल, मारने की इंटेंशन तो थी नहीं, उसको तो लगा पहले से मारा है, जान लेने की इंटेंशन तो उसकी नहीं थी, was absent as the accused assumed to the victim be dead, क्योंकि उसने assume करा वो तो मर चुका पहले से ही। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, सिंस बोथ द एलिमेंट्स वर नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम, दोनों केसेस में आप देखो एक एक एलिमेंट प्रेजेंट था, दोनों प्रेजेंट नहीं थे दोनों टाइम पे। समझ आ रहा है? द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज नॉट मर्डर, दूसरा कोई क्राइम उससे मतलब नहीं है, बट इट इज नॉट द मर्डर। अब समझ आया? अब समझ आया इस लाइन का, जो मैंने आपको बोला था, ये लाइन देखो, अब समझ आया इस लाइन का जो लिखी है क्या, both mens rea as well as actus reus together are important to create an, आ रहा है समझ? क्लियर है? दोनों का होना जरूरी होता है। आगे पढ़िए, अब सिंपल सा लिखा है, actus reus इज डिफाइंड एज, क्या मतलब होता है actus reus का? रिजल्ट ऑफ वॉलेंट्री ह्यूमन कंडक्ट, रिजल्ट है किसका? वॉलेंट्री, खुद से क्या करना, ह्यूमन कंडक्ट विच लॉ प्रोहिबिट्स, हम वो काम करते हैं, हम वो काम करते हैं जो हमको रोकते हैं। ठीक है, और वही इसको बोलते हैं एक्टस रियस। इट इज डूइंग सम एक्ट बाय द पर्सन टू बी हेल्ड लाइबल। अ मैन मे बी हेल्ड फुली लाइबल इवन इफ ही हैज टेकन नो पार्ट इन द एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम। ये क्या बोल रहा है, कोई भी इंसान जो है, अ पर्सन विल बी हेल्ड फुली लाइबल, अगर उसने एक्चुअल कमीशन में क्या नहीं करा है, पार्टिसिपेट नहीं करा। जैसे कि देखो सुनो, चार दोस्त है, उन्होंने प्लान किया है किसी का मर्डर करने का, चार दोस्त है, उन्होंने किसी का प्लान किया है मर्डर करने का। अब भाई एक क्या कर रहा है, एक वेपन्स लेके आ रहा है, एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर रहा है, एक गाड़ी चला के वहां तक पहुंच रहा है, और आखिरी में एक बंदा निकल के गोली मारेगा ना। काम चार लोग कर रहे हैं, चार लोगों ने मिलकर सब कुछ करा है, गोली मगर एक ही ने मारा है। एक्चुअल कमीशन किसने करी है, खाली एक ही बंदे ने करी है। मगर सर मर्डर जो किया है उसके लिए चारों के चारों लोग जो जो इन्वॉल्व थे, सब लोग मर्डर के चार्जेस में जाएंगे। समझ आ रही? कोई ऐसा नहीं कि खाली वो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जाएंगे और खाली जो जिसने गोली मारी है वो जाएगा मर्डर, नहीं, चारों के चारों जाएंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो जाएंगे जाएंगे, चारों के चारों मर्डर में भी जाएंगे। समझ आ रहा? वही लिखा है, अ मैन मे बी हेल्ड फुली लाइबल इवन व्हेन ही हैज टेकन नो पार्ट इन एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम। एक्चुअल कमीशन तो एक ने करी, मगर जो दूसरे लोग हैं वो भी लाइबल होंगे। एग्जाम्पल, इफ अ नंबर ऑफ पीपल कॉन्स्पायर, ये देखिए एग्जाम्पल आ गया, कॉन्स्पायर टू मर्डर अ पर्सन एंड ओनली वन ऑफ देम एक्चुअली शूट्स द पर्सन, एवरी कॉन्स्पिरेटर वुड बी हेल्ड लाइबल फॉर। क्लियर? आ गया? यहां जाके एक्टस रियस द थर्ड एलिमेंट कंप्लीट होता है। लास्ट एलिमेंट बहुत सिंपल, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई साहब, सामने वाले को चोट भी तो पहुंचनी चाहिए ना, कि नहीं, इंजरी भी तो होना चाहिए। और इंजरी कोई भी हो सकती है, बॉडीली भी इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी भी आपकी हो सकती है, माइंड में भी इंजरी हो सकती है, आपकी रेपुटेशन में भी इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी इंजरी हो सकती है, कोई भी इंजरी हो, बस इंजरी होनी चाहिए किसी भी इंसान की। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इंजरी होना भी जरूरी है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द अदर पर्सन। द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्राइम इज इंजरी टू अनदर पर्सन और टू द सोसाइटी एट लार्ज। द इंजरी शुड बी इलीगली कॉज्ड, इलीगली होनी चाहिए, कैसे? टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन कहाँ पे? इन बॉडी, ये देख लीजिए, बॉडी में, उसकी माइंड में, या रेपुटेशन में किसी की, या प्रॉपर्टी में। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ, ये लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? द इंजरी डिनोट्स एनी हार्म, वही अब रिपीट करा हुआ है, द इंजरी डिनोट्स एनी हार्म, कोई भी नुकसान, इंजरी का मतलब कोई भी हार्म, चाहे वो इलीगली कॉज हो रही हो, कैसे?
टू एनी पर्सन इन बॉडी, बस इलीगली होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? टू द बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इलीगली कॉज होनी चाहिए इंजरी। अब पुलिस वाले किसी को डंडा मार रहे हैं क्योंकि सामने वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोसाइटी में दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या भाई पुलिस ऑफिसर भी इंजरी पहुंचा दी सामने वाले को? नहीं सर, इलीगली कॉज होनी चाहिए इंजरी। वो तो लीगली कॉज कर रहे हैं इंजरी, वो तो लीगली पहुंचा रहे हैं, इलीगली कॉज होनी चाहिए इंजरी। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है? बताओ क्लियर है? यहां जाके आपका चारों एलिमेंट, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 गिल्टी माइंड, मेंसरिया। ठीक है, मेंसरिया में अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे। मेंसरिया पहला इंटेंशन, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा रेकलेसनेस, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं मेंसरिया के। ठीक है, ये सब उसके बाद पढ़ा था। मेंसरिया के एक्सेप्शंस पढ़े थे, 4 हमने वहां पे एक्सेप्शंस पढ़े। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंसरिया। ठीक है, कॉर्पोरेट लाइबिलिटी होती है कि नहीं होती, उसके बारे में बात करी थी, वो भी हो गया था। उसके बाद पढ़ा था हमने थर्ड एलिमेंट एक्टर्स रियस पढ़ा था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पढ़ा था, एक्टर्स रियस और मेंसरिया का होना साथ साथ जरूरी है। क्लियर है? टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। और लास्ट एलिमेंट है सर इंजरी टू द ह्यूमन बीइंग, और इंजरी जो भी हो इलीगली होनी चाहिए, और इंसान के कहीं भी हो, चाहे उसके बॉडी में हो, चाहे उसके माइंड में हो, चाहे उसके रेपुटेशन में करे हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी में हो, इंजरी होनी चाहिए। आता है समझ? यहाँ जाके आपके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होता है। आई होप समझ आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक। ध्यान रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब आप लेक्चर्स देखोगे तो प्लीज पुराने वाला रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।